कि हम लोग ऐसा कुछ एक रैपिड रिवीजन स्टार्ट करें और ये रैपिड रिवीजन जो है हम अ, एक क्लास में कंप्लीट करें। ठीक है, कुछ ऐसा करें कि एक क्लास में हम लोग इसको और एनसीईआरटी को डिस्कस करें। कुछ लोगों ने जो है पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फायदा इसको रिवाइज करने का उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, और उनको भी मिलेगा जो फोकस, क्योंकि अभी अगर हम बात करें कि अभी हमारा मेन फोकस जो है एनसीईआरटी पे होना चाहिए, तो एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते या कई बार चैलेंजिंग हो जाते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है, ये मेरा प्लान था और इसी प्लान को लेकर मैंने इसको नाम दिया है वन शॉट एनसीईआरटी। ठीक है, वन शॉट एनसीईआरटी कि एक शॉट में अपन एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि एक लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो। तो स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या जिसे हम कहते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो भी कह लो। यहीं से हम अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जो जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है, जिससे कि हमें पूरी एक एक थियरी ना पढ़नी पड़े। उन पॉइंट्स को मैं समराइज कर लूं, जिससे कि उन पॉइंट्स का मतलब हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे इस चैप्टर की, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम बोलते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो फैक्टर्स हैं, जिन सभी फैक्टर्स का मिला जुला फॉर्म हमारी बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में देखने में मिलता है, जिससे हम या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म लोकोमोट कर सकते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट भी पाया जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस आता है कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। लेकिन इस डिफरेंस को देखने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिग्निफिकेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी में लोकोमोशन और मूवमेंट पाया जाए, लेकिन दोनों में से कोई एक सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूर मिलेगा। या तो लोकोमोशन मिलेगा या तो मूवमेंट मिलेगा, और मूवमेंट को हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट। लोकोमोशन सभी में नहीं मिलता, लेकिन मूवमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है। सिग्निफिकेंट को हम बोल सकते हैं ऐसा कैरेक्टर, लिविंग वर्ल्ड में कई बार ये नाम आया है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, ऐसा कैरेक्टर जो केवल और केवल इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, उसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर या सिग्निफिकेंट फीचर बोलते हैं। फिर बात आती है कि समझे सबसे पहले कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मोशन को समझना पड़ेगा। मोशन क्या होता है? ठीक है, जो कुछ भी ऐसा चेंज हो रहा है, चाहे पोजीशन का, चाहे अपने स्टेट का चेंज हो रहा है, तो हम उसे मोशन कहते हैं। और अगर मोशन हो रहा है जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा मोशन जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसे मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, समझना, मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपने पैरों के दम पर एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर आ गया, ये क्या है? अपने पोजीशन चेंज करी, ये लोकोमोशन है। ठीक है, लेकिन हमारा हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में जो मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उनमें भी मोशन हो रहा है, लेकिन वहां पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। उस तरह का जो मोशन है उसे हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मोशन जिसमें पोजीशन चेंज ना हो, दैट इज नोन एज मूवमेंट, और ऐसा जिसमें पोजीशन चेंज होती है उसे कहते हैं लोकोमोशन। दोनों अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, हम बात करें अगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो अलग अलग मोड ऑफ लोकोमोशन पाए जाते हैं, अलग अलग मोड ऑफ लोकोमोशन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा में बात करें, सो अमीबा यूनिसेलुलर है, उनका साइटोप्लाज्म होता है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग पाई जाती है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या हम उसे साइक्लोसिस भी कहते हैं।
ठीक है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिससे उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सीलिया, फ्लैजेला और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन। एक एक एग्जांपल याद करें तो पैरामीशियम में हमें सीलिया मिलता है, यूग्लिना में हमें फ्लैजेला मिलता है, कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे। और हम टेंटिकल्स की बात करें तो थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स में आए, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, हाइड्रा में हमें टेंटिकल्स मिलते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करें लिम्स, जॉ, आईलिड्स, टंग, दीज आर वन ऑफ द कॉमन, ये चार ही याद रखना है जब भी पूछेगा, ये चार एग्जाम्पल देगा, लिम्स, जॉ, आईलिड एंड टंग, दे आर द वन ऑफ द बेसिक, एक्सेट्रा इसके अलावा भी हैं, बट दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें जॉ तो भाई पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ठीक है। हमने हाथ ऊपर उठाया, फिर हाथ नीचे गया, ये क्या है? मूवमेंट। हम पैर उठाए, पैर नीचे रखे, ये क्या है? मूवमेंट। लेकिन पैरों के दम पर हमने पोजीशन चेंज करी, ये क्या है? लोकोमोशन, ठीक है। तो याद रखना, जब भी पोजीशन चेंज होगा तो रिजल्ट इन चेंज और प्लेस और लोकेशन, तो प्लेस या लोकेशन चेंज होता है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। और ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं होती उसे हम मूवमेंट कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में हमने पढ़ा सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है? इसमें मूवमेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो उनमें हमें एक साइटोफेरिंग्स मिलता है। साइटोफेरिंग्स यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें एक गलेट लाइक स्ट्रक्चर पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ठीक है। गलेट लाइक स्ट्रक्चर हम पैरामीशियम में जब लेबलिंग करते हैं तो गलेट को भी बोलते हैं। वो एक प्रिमिटिव फॉर्म है माउथ का। तो वहां पर जो उनमें फूड मूवमेंट होता है, पैरामीशियम में फूड मूवमेंट होता है, वो साइटोफेरिंग्स की वजह से, साइटोफेरिंग्स के थ्रू वो मूवमेंट होता है। लेकिन लोकोमोशन उनमें किसकी वजह से पाया जाता है? वो सीलिया की वजह से पाया जाता है। हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा यूज करते हैं अपने टेंटिकल्स, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? लोकोमोशन के लिए भी यूज करते हैं और फूड कैप्चर करने के लिए भी यूज करते हैं। सो बोथ फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए यानी शिकार को कैप्चर करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो याद रखना, इस पे ऑप्शन बन के आ सकता है, स्टेटमेंट बना के आ सकते हैं कि टेंटिकल्स को कौन कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं, और पैरामीशियम सीलिया को कौन कौन से पर्पस के लिए यूज करता है। तो वो यूज करता है फूड को एनगल्फ करने के लिए जो कि साइटोफेरिंग्स के थ्रू जाता है, और लोकोमोशन, दोनों के लिए यूज करता है। फिर आता है हम अपने लिम्स का यूज क्यों करते हैं? तो हम अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए यानी मूवमेंट के लिए भी, और अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए यानी लोकोमोशन के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो चेंज इन बॉडी पोस्चर जो कि मूवमेंट का एग्जांपल है, एंड लोकोमोशन एज वेल, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? ह्यूमंस की। हम बात करें मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी इन देयर हैबिटेट। और लोकोमोशन जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, क्यों अपनी पोजीशन चेंज करता है? अगर हमें सब कुछ अपने घर में, अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, सोफा पे हमें सब कुछ वहीं मिल जाए तो हमें अपनी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए, ठीक है, सूटेबल एटमॉस्फेयर, सूटेबल क्लाइमेट में पहुंचने के लिए इनमें क्या है? मूवमेंट पाया जाता है, लोकोमोशन पाया जाता है। सो लोकोमोशन इज जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों होता है? फॉर फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, क्लाइमेट, सुटेबल क्लाइमेट मेरे, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर। और जो शिकारी हैं, एनिमीज हैं, जो प्रेडेटर हैं, उनसे भागने के लिए, कि उनसे दूर रहें। जितना ज्यादा लोकोमोशन कर पाएंगे उतना ज्यादा अपने शिकारियों से दूर जा पाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से, जिसके लिए लोकोमोशन पाया जाता है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट में।
तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी सेल में 3 तरह का मूवमेंट पाया जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारा मूवमेंट एक ही सेल में, अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट हमें ऐसी सेल्स में देखने को मिलता है जिनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं, अमीबा जैसा मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब अमीबा जैसा मूवमेंट। तो सूडोपोडिया अगर हम याद करें तो हमें मैक्रोफेजेस में मिलते हैं, हमें डब्ल्यूबीसीज में मिलते हैं, ठीक है, हमें एनके सेल्स जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनमें हमें अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमें सूडोपोडिया मिलता है। सूडोपोडिया आपको याद होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम सूडोपोडिया। सीलियरी मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। हमने टिश्यू पढ़ा था, वहां पे अगर आपको याद होगा फेलोपियन ट्यूब में सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि वहां पे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में और रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होता है, जहां पर ओवम स्पर्म के पासिंग, और अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर जा रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल है या म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मस्कुलर मूवमेंट तो हमारी बॉडी में पाया ही जाता है भाई। मसल्स मेनली जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो किसकी वजह से, मसल्स की वजह से। तो मसल्स की बात करें तो एक्सटर्नल मसल्स भी होती हैं जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, इंटरनल मसल्स भी होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें पाई जाती हैं। तो दोनों तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल मसल्स की वजह से एक्सटर्नल मूवमेंट और इंटरनल मसल्स की वजह से इंटरनल मूवमेंट भी देखने को मिलता है। देखते हैं कौन कौन सा मूवमेंट है। तो शुरुआत करेंगे, हमने जो अभी आप बात करी कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स यानी जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उनमें हमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन पाया जाता है एंड स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में भी जो मूवमेंट है, यानी साइड जो फ्लूइड पार्ट है सेल के अंदर का, वो भी मूव करता है। आपने सेल में सुना होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। वैक्यूल के अराउंड, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, ज्यादा रिकॉल नहीं कराऊंगा, वैक्यूल के अराउंड हमारा साइटोप्लाज्म वैक्यूल को अपना सेंटर बना के उसके चारों तरफ मूव करता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है हमारी सेल्स में। जो सेल में याद करो आप, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ पाया जाता है, जिसमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं, पतले पतले फाइबर्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट, जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। अगर आपको याद होगा तो 13 माइक्रोफिलामेंट यूनाइट टू फॉर्म वन सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल से ही सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर, इन सभी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो साइटोस्केलेटन है वो भी फॉर्मेशन किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से, और ये किससे बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। Ciliary movement occur in most of our internal tubular organ। हमने बोला अभी सीलियरी मूवमेंट होता है, किस में होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में। हमने बताया फेलोपियन ट्यूब में सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम एक एग्जांपल, और हमने जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वहां पर भी हमें सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। आप याद करो, टिश्यू में मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। तो हमें वहां पर अगर हम डीसीटी की बात करें, डीसीटी में सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिला था, और वहां पर भी ये सीलिया प्रेजेंट है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई डस्ट पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल कुछ निगल लिया गलती से, वो चला जाए, तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज का जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो उस पार्टिकल को बाहर थ्रो आउट करने का काम करता है। तो रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेज इनहेल्ड अलोंग विथ एटमॉस्फेरिक एयर से अगर अंदर चली गई है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल जो हार्मफुल हो सकता है अंदर चला गया है, तो उस पार्टिकल को भी बाहर थ्रो आउट करने के लिए ये सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। पैसेज ऑफ ओवा तो हमने पढ़ा ही है फेलोपियन ट्यूब में। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, हम अगर लिम्स की बात करें, हमारे हाथ पैर, लिम्स मतलब हाथ पैर, जॉ यानी हमारा जबड़ा, ठीक है, मुंह खोलते हैं जबड़ा खुलता है,
फिर जॉ को ऊपर लेते हैं। मैंडिबल हमारा लोअर जॉ, अगर हम बात करें यहाँ पे मूवमेंट, तो मूवमेंट केवल और केवल एक ही बोन में पाया जाता है, हमारा मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ होता है, ठीक है, उसी में मूवमेंट होता है। और टंग में मूवमेंट होता है। तो मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं जैसे ही हमारी इच्छा हो, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल मसल होती है, हाइपोग्लॉसल मसल होती है, कई तरह की मसल्स हमारी टंग में पाई जाती हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मूवमेंट्स इन आवर मसल्स। अलग अलग तरह का मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, अलग अलग मसल्स की वजह से ये मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी मसल्स। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, मेन जो मूवमेंट है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी की वजह से पाया जाता है। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता, मसल्स अकेले काम नहीं करती। मसल्स में अगर हम बात करें तो इस मूवमेंट या लोकोमोशन जो हमारे एक्सटर्नल जो बॉडी में देखने को मिलता है, लोकोमोशन की हम बात कर रहे हैं। लोकोमोशन हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम और हमारा न्यूरल सिस्टम, यानी हमारा जो बोन्स ढांचा जो बना हुआ है, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारा कंकाल यानी स्केलेटन, हाँ, उस स्केलेटन से जुड़ी जो मसल्स हैं यानी मस्कुलर सिस्टम, और किसके इंस्ट्रक्शन पे, किसके आदेश पर ये काम करेंगे, वो है हमारा न्यूरल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम। तो जो लोकोमोशन पाया जाता है वो इन तीनों के एक साथ कोऑर्डिनेशन से पाया जाता है। अगर हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये मैसेज किसने दिया? ब्रेन ने दिया। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और फिर मसल्स ने अपना जो है उनमें कुछ चेंजेस हुए और कॉन्ट्रैक्शन हुआ और हमने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो ये तीन सिस्टम के एक साथ कोऑर्डिनेशन से होता है, ये याद रखना। तीन सिस्टम कौन कौन से? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। एक अकेला काम नहीं कर सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स। हम मसल्स के टाइप देखेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे और स्केलेटल सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है इस लोकोमोशन को लेकर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मसल्स से, ठीक है। अब दो बातें आती हैं मसल्स को लेकर। मसल्स कौन से टिश्यू से बनी होती हैं? भाई मस्कुलर टिश्यू से बनी होती हैं। अब हिस्टोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, एनिमल टिश्यू पढ़े थे, तो उसमें बोला गया था कि कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन बॉडी। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि जो मसल्स हैं ये 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट पाई जाती है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मस्कुलर टिश्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन टिश्यू परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग बातें हैं, एक जैसी लगती हैं लेकिन दोनों, वो टिश्यू के रिस्पेक्ट में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा है, बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में मसल्स का वेट सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखना। हम बात करें अगर मसल्स की, तो मसल्स की शुरुआत बड़े ही प्रिमिटिव फॉर्म से होती है। और कहां से? सबसे पहले देखेंगे फ्लैजिलरी मूवमेंट। कहां से देखेंगे? फ्लैजिलरी मूवमेंट। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट यानी फ्लैजिला से होने वाला मूवमेंट, और कहां देखने को मिलता है? भाई स्पर्म जो स्विमिंग करता है, सीमेन के अंदर स्पर्म तो स्विमिंग करता है 1 से 2 मिलीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, 1 से 2 मिलीमीटर पर मिनट की उसकी जो है स्पीड पाई जाती है। तो वो स्विम कर पाता है क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि उसका टेल फॉर्म है। इसके अलावा फ्लैजिलरी मूवमेंट हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा है, कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, ठीक है। कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैनाल। जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसमें वाटर का फ्लो मेंटेन करने के लिए फ्लैजिला वहां प्रेजेंट होता है, तो हमें उसका भी एक एग्जांपल याद रखना है। और कई प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, यूग्लिना प्रोटोजोआ है, उसमें हमें फ्लैजिला मिलता है। फिर आप याद करो डायटम्स, डायटम्स में भी हमें फ्लैजिला मिलते हैं, वो भी एग्जांपल है फ्लैजिलरी मूवमेंट का, ठीक है। तो कई जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, और इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी, तो कहाँ मिलता है फ्लैजिला हमारी बॉडी में? स्पर्म सेल्स में फ्लैजिला पाया जाता है।
मसल्स जो कि हमने पढ़ा हुआ है मीजोडर्मल ओरिजिन है, यानी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। 40 to 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट, हमारे बॉडी वेट का 40 to 50%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मसल्स की 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं, और ये 4 क्वालिटी बार बार एग्जाम में पूछता है कि मसल्स में ऐसी कौन सी 4 खास क्वालिटी होती है। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये 4 क्वालिटीज। अब ये चारों क्वालिटीज क्या क्या हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्साइटेबिलिटी, ये एक्साइट हो जाते हैं, मसल्स को नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है तो ये उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक्साइट होंगे तो उसे कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी। उनके बाद इनका साइज रिड्यूस होता है, इनकी लेंथ रिड्यूस होती है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, जरूरत पड़ने पर खिंचाव भी इनमें पाया जाता है, एक्सटेंड भी होते हैं, लेंथ बढ़ती भी है। ठीक है, कुछ अगर हम भारी कोई वेट उठाएंगे, जैसे हम जनरली क्या करते हैं जब जिम वगैरह जाते हैं, अभी तो कोविड में सब बंद है, लेकिन जब जाते थे तो कोई भी वेट ऐसा उठाया तो मसल्स पे खिंचाव आता है, और मसल्स पे खिंचाव आता है, वेट उसको नीचे की तरफ खींचता है, तो मसल्स क्या होती हैं, एक्सटेंड होती हैं। बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन माइनर फॉर्म में एक्सटेंड भी होती हैं। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, यानी एक्सटेंड होने के बाद वापस अपनी पोजीशन में आना। ठीक है, इलास्टिक होता है ना, खींचा तो खींच गया लेकिन वापस अपनी पोजीशन में आना, जैसे ही फोर्स रिड्यूस होता है। तो ये 4 क्वालिटी हमें मसल्स की याद रखनी है, और इन्हीं 4 क्वालिटी से बहुत बार आपने क्वेश्चन जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह दिया होगा तो इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ये 4 बड़ी खास क्वालिटी होती हैं जब हम मसल्स की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप की लोकेशन, बेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशन मसल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। बॉडी में कहां कहां कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, किस लोकेशन पर कौन सी मसल प्रेजेंट है। भाई लोकेशन के बेस पर मसल्स अलग अलग तरह की होती हैं। अगर मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच है, ठीक है, हड्डियों से अटैच है, तो उसे स्केलेटल मसल कहेंगे। मसल्स अगर इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे विसरल मसल कहेंगे। और मसल्स अगर हार्ट में प्रेजेंट है तो कार्डियक मसल कहेंगे। तो पोजीशन के बेस पर 3 तरह की मसल्स पाई जाती है। स्केलेटल मसल जो बाहर की तरफ होती है, स्केलेटन से अटैच होती है। विसरल, विसरा मतलब होता है इंटरनल, विसरा मतलब इंटरनल, विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन, विसरल पार्ट माने इंटरनल पार्ट यानी आंतरिक भाग। और कार्डियक जो होती है ये हार्ट में पाई जाती है केवल और केवल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ, विसरल मसल इंटरनल ऑर्गन। कैसे इंटरनल ऑर्गन भाई, कैसे इंटरनल ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन में याद करो, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा, फिर सिरोसा। और मस्कुलरिस म्यूकोजा में यही विसरल मसल्स प्रेजेंट हैं। 2 लेयर है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसी पैटर्न में याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है आउटर सर्कुलर थी या इनर, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलरिस म्यूकोजा में इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, बार बार लिख लो, ICOL, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ICOL, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। बार बार ऐसे रिवाइज करोगे ध्यान में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगे, नंबर नहीं कटेगा। चलो, तो वो हो गई क्या, विसरल मसल। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी में नहीं होती, आर्टरी है, वेन है। इसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, ठीक है, यूरेथ्रा है, यूरेटर है, वहां भी ये जो वॉल ऑफ ट्यूब्स हैं यहां पर ये मसल्स प्रेजेंट होती, कौन सी, विसरल मसल्स। और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल मूवमेंट, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या हिंदी में क्रमांक कुंचन वेग बोलते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह लो या क्रमांक कुंचन वेग। आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच पाई जाती हैं। क्या खास बात होती है स्केलेटल मसल की, मैं एक डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मसल्स की अगर हम बात करें तो हमें मसल्स में बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं। हम एक मसल फाइबर का डायग्राम देखें, सपोज करो ये एक मसल फाइबर है। अब इस मसल फाइबर में हमें बहुत सारी लाइंस दिखती हैं, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग दिखता है। इन लाइनिंग्स को स्ट्रैशंस कहा जाता है, खांच या रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, खांच बोल लो, स्ट्रैशंस बोल लो या रेखाएं। ठीक है, तो दीज लाइनिंग्स आर नोन एज स्ट्रैशंस। तो जिन मसल्स में ये स्ट्रैशंस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। याद रहेगा,
जिनमें ये रेखाएं, ये लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं, इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम याद देखेंगे। तो यहां पे देखो कि इस लाइनिंग के पहले, ठीक है, एक हमें व्हाइट पार्ट दिख रहा है लाइनिंग के पहले, और लाइनिंग के बाद भी हमें व्हाइट पार्ट दिख रहा है। यानी ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर लाइनिंग आएगी, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर लाइनिंग आएगी, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक है, याद रखना, जहां लाइनिंग है, जहां ये स्ट्रेशन है, वहां हमें डार्क कलर का दिखाई देगा, जिसे हम डार्क बैंड कहेंगे। जहां ब्लैंक है, स्ट्रेशन नहीं है, वो लाइट कलर का दिखाई देगा, इसे हम लाइट बैंड कहेंगे। ठीक है, तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, जहां स्ट्रेशन प्रेजेंट है वो डार्क बैंड, उसके दोनों तरफ लाइट बैंड। ठीक है, याद रखना, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार और। तो स्केलेटल मसल्स में हमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रेटेड मसल या स्ट्रिप्टेड मसल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन केवल यहां ही नहीं होते, स्केलेटल मसल के साथ साथ ये स्ट्रेशंस हमें कार्डियक मसल में भी मिलते हैं। तो हम जब स्ट्रेटेड मसल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेड मसल दो तरह की होती है। पॉइंट में बता रहा हूं, टिश्यू वाले सिस्टम से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड, लेकिन यहां याद रखना। ठीक है, क्योंकि मसल्स की हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्टोलॉजी को याद करें। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में ही ये स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस याद रहेगा कि स्केलेटल मसल के जो मसल फाइबर हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, एक बात, इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। किसमें? स्केलेटल मसल में। याद रखना, स्केलेटल मसल के मसल फाइबर में ब्रांचिंग नहीं होती, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट चपटे न्यूक्लियस होते हैं और बाहर की तरफ पाए जाते हैं, पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। और इनके बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में सेल मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाती है, तो ये हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देते हैं। होते नहीं है, दिखाई देते हैं। ठीक, कैसे समझे? हमारे जैसे स्कूल में हम देखते हैं, स्कूल में क्या होते हैं, रूम होते हैं, एक रूम, एक क्लासरूम के बगल में दूसरा क्लासरूम, बगल में तीसरा क्लासरूम, बगल में चौथा क्लासरूम। अब सारे क्लासरूम के बीच की जो दीवार है, उस दीवार को हटा दो और सारे क्लासरूम को जोड़ के एक लंबा हॉल बना दो। ठीक है, सभी अलग अलग क्लास हैं, लेकिन उनके इंटरनल पार्टीशन क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो वैसा ही ये स्केलेटल मसल हो जाती है। ये कैसी दिखती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखती है, होती नहीं है, यहीं पर लिखा है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन जो कार्डियक मसल है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, उसके फाइबर्स ब्रांच्ड मिलते हैं, और उसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे मिलता है, बाहर की तरफ नहीं मिलता, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इनमें जो सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं, उनमें हर सेल में एक न्यूक्लियस मिलता है, तो हम इसे यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, सो दो दो तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट। हमारी जो स्केलेटल मसल है, यहीं पर मैं क्लियर करते चल रहा हूं, हमारी स्केलेटल मसल जो स्केलेटल से अटैच है, हम चाहे हमारा हाथ ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाएगा, यानी कैसा मूवमेंट? वॉलेंटरी। हम चाहे हमारा हाथ नीचे हो जाए, नीचे चला जाएगा, कैसा मूवमेंट है? वॉलेंटरी। हार्ट बीट को चाहे रुक जाए, रुकेगी? नहीं रुकेगी, हमसे पूछ के काम नहीं करती है। ठीक है, तो कार्डियक मसल क्या हो गई? इनवॉलेंटरी। ठीक है, ऐसा कभी लगता है ना कि बहुत ज्यादा जब दुख में होते हैं, बहुत ज्यादा क्षोभ में होते हैं, तो ऐसा लगता है, खासकर जब छोटे होते थे, मम्मी पापा मार देते थे, पिटाई हो जाती थी, तो बड़ा लगता था काश ऐसा हो कि हार्ट बीट रुक जाए, घर वालों को टेंशन बढ़ जाएगी, अपन सोचते थे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती। तो कार्डियक मसल ही ऐसी मसल, मतलब कार्डियक मसल जो है इनवॉलेंट्री है, विसरल मसल भी इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री केवल और केवल कौन है? केवल और केवल स्केलेटल मसल वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करती है, यानी हमारी इच्छा अनुसार उसमें कॉन्ट्रेक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब लिखा है विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर्स। हॉलो स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलरिस म्यूकोसा, एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशंस एंड अपीयर्स स्मूथ। इसमें स्ट्राइशंस नहीं होते, क्योंकि इनमें हमें मसल फाइबर ही नहीं मिलते भाई। मसल फाइबर नहीं मिलते तो क्या पाया जाता है इनमें? इनमें पाई जाती हैं मायोसेल्स। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? मायोसेल्स। मायोसेल्स यानी मस्कुलर सेल्स। मस्कुलर सेल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप होती हैं, और इसीलिए इन्हें स्मूथ कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी मायोसेल्स एक साथ अरेंज होती हैं, एक के बगल में एक, उसके बगल में दूसरी, और ये क्या होती हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ओवल न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये भी कैसी होती है? इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। हमारे
फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो इंटरनल मूवमेंट बॉडी में हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विसरल मसल्स, यानी दो तरह की होती है हमने बताया, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी अंदर कौन सी बाहर? इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के डाउट्स मेरे पास जो आए हैं ना, ऐसे डाउट्स आते हैं कि मैं माथा पीट लेता हूं एकदम, ठीक है, कि यार ये चीज अगर हमें नहीं मालूम है तो वो ठीक है, हो सकता है नहीं मालूम हो, लेकिन रिवीजन करेंगे ना तो वो चीज बार बार दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात किसको लेकर? बेसिक आइडिया लग गया इन मसल्स को लेकर। फिर नाम पे आते हैं अगली मसल जो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात करें तो इट इज मसल ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की मसल है, ठीक है। कैसी मसल है? इट इज अ मसल ऑफ हार्ट। इसमें फाइबर्स में ब्रांचिंग पाई जाती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री इन नेचर, एंड नर्वस सिस्टम डू नॉट कंट्रोल एक्टिविटी डायरेक्टली। डायरेक्टली हमने जब सर्कुलेशन पढ़ा था तो सर्कुलेशन में बोला था कि हार्ट जो है अपनी मायोजेनिक होता है, खुद अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसे नर्वस सिस्टम से मिलते हैं, नहीं मिलेंगे तो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। नहीं करे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल रेट से काम करेगी। कौन? कार्डियक मसल। आगे आते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, और डिटेल स्ट्रक्चर से शुरुआत होती है किसकी? स्केलेटल मसल के डिटेल स्ट्रक्चर से शुरुआत होती है। स्केलेटल मसल को जब हम देखेंगे तो हमें स्केलेटल मसल में कई सारे बंडल दिखाई देंगे, ठीक है। ये बंडल दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बंडल दिखाई देते हैं, इन बंडल्स को फेसिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेसिकल। अलग अलग बंडल हैं जिन्हें फेसिकल कहा जाता है, और ये बंडल्स को आपस में बाइंड रखता है। ये इनके बीच में आपको ये पार्टीशन जो दिख रहा है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू इन अलग अलग बंडल्स को एक साथ बांध कर रखता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं फेशिया। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं फेशिया। ये केवल यही प्रेजेंट नहीं है, बॉडी के बाहर भी है। जैसे हम अगर पेक्टोरलिस मेजर मसल की बात करें तो हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल इज कवर्ड बाई क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। फेशिया एक पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो इन मसल्स को आपस में एक साथ बाइंड करके रखती है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलते हैं? बेसिक बंडल्स मिलते हैं, उन्हीं बंडल्स में हमें फाइबर्स मिलते हैं। तो एक बंडल का यहाँ पे अगर हम एनलार्ज करें तो इसमें हमें कई सारे फाइबर्स मिलेंगे। फिर फाइबर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात करें तो फाइबर्स में ब्लड सप्लाई भी हमें दिख रही है। आर्टरीज जो है ब्लड लेके आ रही है, वेन्स यहाँ से ब्लड लेके जा रही है। अब फाइबर्स के अंदर का जो प्लाज्मा है, ठीक है, फाइबर्स हैं, फाइबर्स की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही जो मसल फाइबर्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। हम जो साइटोप्लाज्म कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर का कंटेंट प्रोटोप्लाज्म है, यहां पर सार्कोप्लाज्म होता है। तो सार्कोलेमा इनकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर का जो पूरा कंटेंट है उस पूरे कंटेंट को हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म वर्ड या सेल मेम्ब्रेन वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ पर सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म वर्ड यूज होता है। किसके रेस्पेक्ट में? मसल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम देखने को मिलता है। तो पॉइंट लिखा हुआ है कि द मसल फाइबर इज लाइंड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, और एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर इज सिंशियम। सिंशियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूं कि सपोज करो ये मसल फाइबर, ये स्केलेटल मसल फाइबर है। स्केलेटल मसल फाइबर का जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, और पेरिफेरी पर पाया जाता है, ठीक है, पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ। फिर हमें इसमें स्ट्राइशंस मिलते हैं। ये स्ट्राइशंस सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बैंड होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन यानी एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीन का पूरा बैंड होता है जिसे हमें स्ट्राइशंस के फॉर्म में दिखते हैं। इनके बीच में कहीं भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती कि दो न्यूक्लियस के बीच में हमें सेल मेम्ब्रेन दिखे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये हमें कैसे दिखते हैं? सिंशियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड,
ठीक है, कैसे दिखते हैं? मल्टी, इसके लिए कई वर्ड, सिनोसिटिक भी यूज होता है, सिंशियम भी यूज होता है, या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, बुक्स में कई मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए सिनोसिटिक भी लिखा रहता है, सिंशियम भी लिखा रहता है, ठीक है, दोनों वर्ड लिखे रहते हैं, या सिंपल मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही है। इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत खास होता है, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दो तरह का पाया जाता है, एल ट्यूब्यूल यानी लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है एल ट्यूब्यूल। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो उसका एक टाइप है एल ट्यूब्यूल, वो लॉट्स ऑफ कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। तो इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं, और कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। ये कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो यानी हमें समझ में आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। सो इट इज, मतलब स्टोर हाउस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम को स्टोर करता है। इसीलिए कैल्शियम और किसके लिए जरूरी होती है, हमने तो ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा है भाई, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती है, साथ ही यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होती है, टीथ में डेंटिन के डिपोजिशन के लिए भी जरूरी होती है, बोन में जो है बोन डिपोजिशन के लिए भी जरूरी होती है, नर्वस सिस्टम में भी नर्व कंडक्शन के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंस बॉडी में पाया जाता है। यहां पर क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करती हैं। कैसे ट्रिगर करेंगी वो हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल में जहां स्ट्रैशंस है वहां डार्क दिखेगा, उसके बाद लाइट दिखेगा। तो जहां स्ट्रैशंस है उसे बोलते हैं डार्क बैंड या ए बैंड कहते हैं, और जहां स्ट्रैशन नहीं है उसे लाइट बैंड या आई बैंड कहते हैं। तो हमने जो स्ट्रैशन की बात करी, इस डायग्राम में हम मार्क कर लेते हैं, जहां स्ट्रैशन प्रेजेंट है वो डार्क कलर का दिख रहा है, उसे बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड नाम क्यों दिया, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं इसलिए ए बैंड। और जहां स्ट्रैशन नहीं है उसे बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड, लाइट बैंड को आई बैंड, ठीक है। लाइट आई, लाइट आती है ना, लाइट आई, और डार्क डा डी ए आ गया ए बैंड, और एल आई लाइट आई, तो लाइट बैंड। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब बात होती है कि लाइट बैंड में क्या होता है और डार्क बैंड में क्या होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने एक बात बता दूं कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन, ठीक है। अब यही एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इस सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इस मसल फाइबर में प्रेजेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। कौन सा कहां होता है, कौन सा कहां, देखते हैं। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही, तो एक प्रोटीन होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। बात आई क्या, द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन प्रोटीन, जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, एंड नोन एज आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। जो डार्क बैंड है, जिसे ए बैंड कह रहे हैं या एन आइसोट्रॉपिक बैंड कह रहे हैं, इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। मायोसिन प्रोटीन थोड़ा थिक होता है, और थिक होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये डार्क कलर का दिखाई देता है। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां लाइट पास नहीं होगा, घना जंगल हो, ठीक है, डेंसिटी प्लांट्स की ज्यादा हो, जल्दी से वहां लाइट पास नहीं होगी। तो वही याद रखना कि डार्क क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसे मसल फाइबर है, थिक फिलामेंट वाले मसल फाइबर प्रेजेंट है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसलिए वहां से लाइट पास नहीं होती। टॉर्च जलाएंगे तो लाइट पास नहीं होगी, और लाइट पास नहीं होगी, इसीलिए उसे डार्क बैंड नाम दिया गया है, ठीक है। तो एन आइसोट्रॉपिक बैंड में क्या मिलेगा, हमें मायोसिन मिलेगा। अब ये जो दोनों हैं एक्टिन और मायोसिन, अभी स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पे मैं जस्ट आऊंगा अभी, ठीक है, जस्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आने वाले। ये दोनों जो प्रोटीन है ये एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलल, आपस में भी पैरेलल अरेंज होते हैं और एक दूसरे के भी पैरेलल अरेंज होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं मिलता है। कहीं पर एक्टिन प्रेजेंट होता है, कहीं पर मायोसिन प्रेजेंट होता है, कहीं पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, कहीं एक्टिन है, कहीं मायोसिन है, और कहीं पर दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों ही अरेंज होते हैं। तो जो हमें मसल फाइबर है, हम जो मसल फाइबर की बात कर रहे थे, तो मसल फाइबर में हमें
एक फंक्शनल यूनिट मिलती है हमें, छोटी छोटी जो है ना फंक्शनल यूनिट मिलती है जो एक समान काम करती है। ठीक है, एक समान एक जैसा काम करने का मतलब या तो सब एक साथ काम करेंगे या तो कोई भी काम नहीं करेगा। इसको बोला जाता है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ। तो ये फंक्शनल यूनिट जो होती है ना, छोटी छोटी यूनिट्स में बटी होती है, इन यूनिट्स को बोलते हैं सार्कोमियर। मसल फाइबर में जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे बोलते हैं सार्कोमियर। और मसल फाइबर में हर एक सार्कोमियर अपना खुद का कॉन्ट्रैक्शन करता है, पूरे फाइबर का लेना देना नहीं। एक सार्कोमियर खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बगल वाला सार्कोमियर वो भी खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हर सार्कोमियर खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बस बात यह है कि ये सभी एक साथ करते हैं, और एक साथ करते हैं तो इसे बोला जाता है ऑल और नन लॉ। तो जब सारे सार्कोमियर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है, और सारे मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, याद रखना इसको। तो यहां पर हमें फंक्शनल यूनिट मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो ये सपोज करो अलग अलग कंपार्टमेंट हमने बना दिए हैं, ये सेल नहीं है, कंपार्टमेंट फंक्शन के बेस पर बना है, इन कंपार्टमेंट को हम सार्कोमियर नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सार्कोमियर, हर एक सार्कोमियर को हम देखेंगे, उसके फंक्शन को समझेंगे, सभी का फंक्शन समझ में आ जाएगा, पूरी मसल का फंक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा होता है ये सार्कोमियर यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि ऊपर जो कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं, ये सपोज करो बेटा एक कंपार्टमेंट है, इसके बगल में एक दूसरा कंपार्टमेंट है, ठीक है, इसके बगल में तीसरा कंपार्टमेंट, ये तीन अलग अलग कंपार्टमेंट। ठीक है, एक सार्कोमियर लेफ्ट साइड में है जो आधा अधूरा बना हुआ है, एक सार्कोमियर राइट साइड में है जो आधा अधूरा बना हुआ है, और एक सार्कोमियर हमें यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये सार्कोमियर हमें कैसा दिख रहा है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक डिटेल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। चलो, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इस मसल फाइबर को, ये सपोज करो मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, इसमें हमें एक जगह डार्क बैंड दिख रहा है। ठीक है, डार्क बैंड जहां पर डेंसिटी हाई डेंसिटी वाला प्रोटीन है, मायोसिन प्रेजेंट है। उसके बगल में लाइट बैंड दिख रहा है जहां पर कम डेंसिटी वाला प्रोटीन है, एक्टिन प्रेजेंट है। इधर भी लाइट बैंड दिख रहा है, कम डेंसिटी वाला प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन। तो ऐसा अरेंजमेंट है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, अल्टरनेट में ये प्रेजेंट होती है। ये एक स्ट्राइशन है, ये जो डार्क बैंड हमें दिख रहा है ना, ये पूरा एक लाइनिंग है, एक स्ट्राइशन है। उसके बगल में हमें खाली जगह मिलती है, ब्लैंक, उसके बगल में एक और लाइनिंग दिखती है। ठीक है, तो ये जो इतना थिक वाला पार्ट दिख रहा है, ये वो पतली सी लाइनिंग है जो हम ऊपर बना रहे थे, जो हम यहाँ पर बना रहे थे ना, ये पतली सी लाइनिंग, ये पूरी यहाँ पर थिक फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से सुने, इसको देखते हैं और इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये मसल फाइबर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक और व्हाइट जो मसल फाइबर दिख रहे हैं, इसको हम मार्क करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने बोला सर यहां से लेके यहां तक ये क्या है, डार्क बैंड है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, डार्क बैंड या ए बैंड बोल रहे हैं। इसके बगल में हमें यहाँ पे एक लाइट बैंड दिख रहा है, लाइट बैंड, और इसके बगल में हमें यहाँ पर एक लाइट बैंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सार्कोमियर कहां से कहां तक होता है, तो सार्कोमियर की जब हम बात करेंगे तो सार्कोमियर हमें लाइट बैंड के आधे से मिलेगा, यहां से और यहां तक। ये लाइट बैंड के हाफ में जो लाइन है इसे बोला जाता है जेड लाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, जेड लाइन। तो लाइट बैंड है जहां पर मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बीच में हमें लाइन मिलेगी, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का जो डिस्टेंस है, याद रखना, ऐसा नहीं कि हम डार्क बैंड लाइट बैंड की बात कर, हम कह रहे हैं लाइट बैंड के मिडिल से लाइन जाती है जिसे जेड लाइन बोलते हैं, अल्टरनेट लाइट बैंड के भी मिडिल से लाइन जाती है जिसे जेड लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट दिख रहा है ये एक सार्कोमियर है। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट, जेड लाइन कहां प्रेजेंट होती है, लाइट बैंड के बीचों बीच। जेड लाइन कहां प्रेजेंट होती है, लाइट बैंड के बीचों बीच, और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट दिख रहा है उसे हम कह रहे हैं सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर में क्या प्रेजेंट है भाई, एक सार्कोमियर में एक डार्क बैंड प्रेजेंट है, आधा लाइट बैंड इधर प्रेजेंट है, आधा लाइट बैंड इधर प्रेजेंट है।
याद रहेगा, एक डार्क बैंड और दो हाफ आई बैंड, डार्क बैंड के लेफ्ट हाफ आई बैंड, डार्क बैंड के राइट हाफ आई बैंड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये एक डार्क बैंड है, इसके लेफ्ट में हाफ आई बैंड, इसके राइट में हाफ आई बैंड। तो कभी क्वेश्चन पूछे एक सार्कोमियर में कितने ए बैंड होते हैं, कितने आई बैंड होते हैं, तो बोलो सर आधा और इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो पूरा एक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है, आधा आधा हमने जोड़ दिया। मैथ नहीं है ये, बायो है, यहां अलग मैथ लगती है, ठीक है। यहां मैथ क्या लगेगी, वन डार्क बैंड एंड टू हाफ लाइट बैंड, ऐसे बोलेंगे। वन कंप्लीट डार्क बैंड एंड टू हाफ लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं एक सार्कोमियर में। तो यहां देखते हैं, ये हमें सार्कोमियर का डायग्राम दिख रहा है। इस सार्कोमियर के डायग्राम को देखेंगे तो हमें पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें एक जेड लाइन यहां दिख रही है, एक जेड लाइन यहां दिख रही है, ठीक है। दोनों जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है वो हम सार्कोमियर कह रहे हैं, ठीक है। अब जेड लाइन में देखें तो हमने बात करी कि यहाँ पे डार्क बैंड भी प्रेजेंट है, तो डार्क बैंड वहां तक प्रेजेंट है जहां पर मायोसिन, ये मायोसिन प्रोटीन है, थिक प्रोटीन जो दिख रहा है ये मायोसिन प्रोटीन है। और ये पतले पतले फाइबर्स जो दिख रहे हैं साइड से आते हुए, ये एक्टिन प्रोटीन है। ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। अब आप देखोगे कि मायोसिन प्रोटीन से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। मायोसिन में इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस। क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रिजेस। देखेंगे क्या होती हैं क्रॉस ब्रिजेस। तो ये क्रॉस ब्रिजेस बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमें मायोसिन, इधर पतले फाइबर्स, पेयर ऑफ फाइबर्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स हैं जो मायोसिन एक्टिन में पाया जा रहा है, मायोसिन में एक्टिन में पाया जा रहा है। मायोसिन प्रोटीन हाई डेंसिटी वाला है, बीचों बीच प्रेजेंट है। तो जहां से जहां तक मायोसिन मिलेगा उसे कहा जाएगा ए बैंड, ठीक है। मायोसिन के एक एंड से लेके मायोसिन के दूसरे एंड तक का जो पार्ट है वहां डेंसिटी हाई मिलेगी, उसे कहा जाएगा ए बैंड। और ए बैंड के बाद हाफ आई बैंड इधर और हाफ आई बैंड इधर, दोनों तरफ आधे आधे आई बैंड मिलेंगे। तो पूरा हमें मिल जाएगा एक सार्कोमियर जिसमें एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड पाए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है, टू हाफ आई बैंड। अब कुछ पार्ट देखते हैं इसके। हमें बीच में एक पार्ट दिख रहा है यहां से यहां तक, जिसमें केवल और केवल मायोसिन प्रेजेंट है, इसमें एक्टिन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला जो इतना पार्ट जो है आप देखेंगे, ये पार्ट है जिसमें केवल मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं है। तो इस पार्ट को बोलते हैं एच जोन, ठीक है। एच जोन सार्कोमियर का वो पार्ट होता है वेयर ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट, एक्टिन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। जहां केवल मायोसिन प्रेजेंट है, सॉरी, जहां केवल एक्टिन प्रेजेंट है, ये केवल एक्टिन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम आई बैंड। तो एक और पार्ट आ रहा है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी एक पार्ट आ रहा है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सी जोन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन हमें ध्यान में आना चाहिए कि एच जोन के बारे में लिखा है, आई बैंड के बारे में लिखा है, तो इस पार्ट के बारे में क्यों नहीं लिखा है। इस पार्ट को बोलते हैं सी जोन। सी जोन वो पार्ट है जहां पे एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है। और अगर हम ओवरऑल डेंसिटी की बात करें तो इस जोन की यानी सी जोन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मायोसिन तो प्रेजेंट है जो हाई डेंसिटी वाला है, लेकिन कुछ डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन एक्टिन का भी होगा और इसकी डेंसिटी सबसे हाई मिलेगी, ठीक है, सी जोन। वैसे एच जोन में केवल मायोसिन है, आई बैंड में केवल एक्टिन है, सी जोन में एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। सी जोन में एक्टिन और मायोसिन दोनों। तो एक ए बैंड की बात करें, एक ए बैंड में हो गया बीचों बीच एक एच जोन और दो सी जोन, ठीक है। एक ए बैंड में एक एच जोन और दो सी जोन पाए जाते हैं, ये हमें एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर मिलता है। अब समझो, मैं बड़ा बेसिक फॉर्म में बता दे रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो एक्टिन फाइबर है और जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, इनके बीच में अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कैसे होता है, एनर्जी को यूज करके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अब अटैच होते हैं
तो एक्टिन फाइबर ये स्लाइड करते हैं बीचों बीच, ये सेंटर की तरफ स्लाइड करते हैं, और सेंटर की तरफ स्लाइड करते हैं तो मैं इसको बीच में एक लाइन बना देता हूं जो कि यहां पर एनसीईआरटी में नहीं बनी हुई है। ए बैंड के बीचों बीच एक लाइन पाई जाती है जिसे बोलते हैं एम लाइन। ठीक है, तो एक्टिन जो है दोनों किनारों से एम लाइन की तरफ स्लाइड करते हैं। एम लाइन की तरफ स्लाइड करेंगे तो दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जाएगी, सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी, मसल फाइबर की लेंथ कम हो जाएगी, मसल की लेंथ कम हो जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है, थिन फाइबर स्लाइड्स ओवर थिक फाइबर, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन। एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करता है? मायोसिन के ऊपर, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं, गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। ठीक है, किसने दिया था? हक्सले एंड हैंसन ने ये थियरी दी थी जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कहते हैं। याद रखना, आगे आएगा। ये एनाटॉमी है किसका? सार्कोमियर का। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, याद करो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये दोनों मायोसिन एक दूसरे के पास मूव करेंगे तो क्या होगा? एच जोन कम होता जाएगा। ये पास करेंगे, एच जोन कम होता जाएगा। जो हमने सी जोन बताया, सी जोन बढ़ता जाएगा। जितना ये पास आएंगे सी जोन की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। आई बैंड की लेंथ कम होती जाएगी, आई बैंड उतना गायब होता जाएगा। ठीक है, ए बैंड की लेंथ फिक्स रहेगी, ए बैंड की लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ए बैंड की लेंथ फिक्स रहेगी, बल्कि इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मसल फाइबर की थिकनेस जो है बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है। ए बैंड फिक्स रहता है, एच जोन कम हो जाता है, सी जोन बढ़ जाता है, आई बैंड कम हो जाता है। याद रखना, बहुत सारी बात बता दी, नोट कर लो। क्या होता है भाई? एच जोन रिड्यूसेस, एच जोन रिड्यूसेस, सी जोन इंक्रीजेस, आई बैंड रिड्यूसेस, ए बैंड रिमेन फिक्स्ड एंड इंक्रीजेस इन विड्थ एंड डेंसिटी। ए बैंड की लेंथ फिक्स रहती है, रिटेन रहती है उसकी लेंथ, लेकिन उसकी डेंसिटी हम बोलेंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हमें दिखता है, वो मसल है ऐसी पतली सी दिख रही है, जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी मसल की विड्थ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बढ़ती क्यों है? क्योंकि उसके फाइबर्स की विड्थ बढ़ती है, ए बैंड की विड्थ बढ़ती है। तो ए बैंड की विड्थ किसकी वजह से बढ़ी है? स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, और इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, यहां पर इसी के बारे में लिखा हुआ है कि कहां जेड एच जोन होता है, कहां जेड लाइन होती है, वो मैंने आपको डायग्राम में बता दी। तो आप एक बार थियरी को जरूर से आप रिकॉल कर लेना। आगे देखते हैं, अब इन एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखें। तो एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर में बच्चों याद रखेंगे, सबसे पहले हम एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिन का स्ट्रक्चर एक फाइबर का नहीं होता, तीन अलग अलग तरह के प्रोटीन मिल के एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन तीन अलग अलग तरह के प्रोटीन है? तो एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीन तरह के प्रोटीन मिलके एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा तीनों के मिलने से जो बना है ये एक्टिन प्रोटीन। अब तीनों प्रोटीन क्या है, सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफ एक्टिन क्या है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक्टिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन की दो चेन, कितनी चेन? दो चेन। दो चेन ये एक साथ एक दूसरे के साथ अरेंज ये पाई जाती हैं, और दोनों चेन एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, तो ये क्या बनाती हैं? एफ एक्टिन बनाती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, इन ग्लोब्यूल्स की कितनी चेन है? दो चेन। तो टू ग्लोबुलर प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन जो है ये मिलके क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन बनाते हैं। ठीक है, so each F actin is a polymer of monomeric G globular actin। तो ग्लोबुलर एक्टिन की ये पॉलीमर है, कितने होते हैं? दो। और इन दोनों को चारों तरफ से लपेटते हुए दो ट्रोपोमायोसिन भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं ना, एक ट्रोपोमायोसिन ये है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन ये है। ये दो ट्रोपोमायोसिन है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और किसको लपेटे हुए हैं? ये एफ एक्टिन को लपेटे हुए हैं। तो दो हैं, याद रखना।
So two filaments of another protein tropomyosin run close to F actin throughout its length. दो फाइबर है, एक फाइबर ये है और दूसरा फाइबर ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो है इसको लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन पे अलग अलग जगह पर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी अरेंज होता है, ट्रोपोनिन। इन तीनों की बड़ी खास भूमिका है, तीनों की बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो ऐसा है कि जब ये तीनों एक साथ रहेंगे तब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इन तीनों को एक दूसरे से दूर करना जरूरी है, और ये दूर करने का काम कैल्शियम ट्रिगर करता है। तो जब कैल्शियम इनको एक दूसरे से दूर करने के लिए ट्रिगर करता है तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले वो कैल्शियम, याद रखना, जाके किसके साथ दोस्ती बना लेता है? ट्रोपोनिन के साथ। वो कहता है ट्रोपोनिन कहाँ लगे हो मोह माया, आओ हमारे साथ चलो घूम के आते हैं। ठीक है, जैसे होता ना कि कोचिंग वगैरह जाते थे बच्चे, घर से निकले कोचिंग नहीं पहुंचे। ठीक है, अब वो क्या हो गया, वो यही वाली कहानी की कैल्शियम आया, बहुत बदमाश है, ट्रोपोनिन को अपने साथ ले गया। ट्रोपोनिन को साथ ले गया तो ट्रोपोमायोसिन और अफेक्टिन के बीच का अटैचमेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है। फिर ट्रोपोमायोसिन भी इससे क्या होता है, थोड़ी सी दूरी बना लेता है। ये दूरी बना लेता है तो वो जब ये दूरी बनाता है तो एक यहां पर एक खाली जगह है जिसको ये एक्सपोज कर देता है। ठीक है, जब ट्रोपोमायोसिन इससे डिस्टेंस बनाएगा तो एक एम्प्टी स्पेस एक्सपोज होगा, जहां पर ये ट्रोपोमायोसिन अटैच था वो जगह क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। उसी जगह पे मायोसिन अटैच होता है, आगे देखेंगे। तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है एक खाली जगह को मास्क करके रखता है, उसको ऊपर से ढक के रखता है, कवर करके रखता है। तो जब ट्रोपोमायोसिन डिटैच होगा तो वहां पर वो सरफेस क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी, और उसी सरफेस पर क्या अटैच होगा, मायोसिन अटैच होगा, जिसके बाद ये स्लाइड करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको हम आगे देखेंगे। ये हो गई किसकी बात, एक्टिन की बात हो गई। तो यहां पे लिखा है इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो जहां पर ये ट्रोपोनिन अटैच है यही वो मास्क साइट है जहां पर मायोसिन इनसे अटैच होगा। तो ट्रोपोनिन को कैल्शियम ले गया, उसके बाद ये डिटैच होते हैं और वो मास्क साइट जो है एक्सपोज होती है जहां पे ट्रोपोमायोसिन अटैच होता है, या बोला जाए जहां पे मायोसिन अटैच होता है। और मायोसिन कैसे अटैच होता है वो देखने के लिए हमें मायोसिन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मायोसिन का स्ट्रक्चर भी साथ में देख लेते हैं। नीचे ये जो जोड़ा सांप दिख रहे हैं ना, नाग नागिन का जो जोड़ा दिख रहा है यही है मायोसिन, ऐसा सपोज करो, समझना है। ठीक है, क्या समझे, इसकी दो दो आंखें भी दिख रही हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट याद करो हमने एंजाइम में पढ़ा था, किसी एक खास सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए एक साइट होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। यहां पर वो एक्टिव साइट प्रेजेंट है। तो ईच मायोसिन फिलामेंट, हर मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, किसका है, मीरोमायोसिन का। ठीक है, इन दोनों यूनिट्स को बोलते हैं मीरोमायोसिन, एक को बोलते हैं मीरोमायोसिन, दोनों को मिला के हम मायोसिन बोल रहे हैं। तो एक मायोसिन में कितने मीरोमायोसिन मिलेंगे, दो। ठीक है, और इन दोनों मीरोमायोसिन का एक हेड होगा, ये हेड दिख रहा है, और ये इनकी टेल दिख रही है। तो दोनों का अपना अलग हेड है और दोनों की अपनी अलग टेल है। हाँ, टेल इनकी आपस में कॉइल्ड दिख रही है लेकिन हेड इनके आपस में सेपरेट दिख रहे हैं। तो जो हेड दिखता है वो हैवी है, इसीलिए उसे हैवी मीरोमायोसिन या एचएमएम कहते हैं। जो टेल दिख रही है वो लाइट है, हल्की है, इसलिए उसे लाइट मीरोमायोसिन या एलएमएम कहते हैं। ठीक है, एचएमएम और एलएमएम। तो इसका जो हेड पार्ट है वो एचएमएम, क्योंकि हैवी है, डेंसिटी ज्यादा है, भारी है, इसलिए एचएमएम यानी हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल पार्ट है वो एलएमएम यानी लाइट मीरोमायोसिन, याद रखना। इसमें दो एक्टिव साइट है, एक एक्टिव साइट है जहां पे एटीपी अटैच होगा, एक एक्टिव साइट है जहां ये किससे अटैच होगा, एक्टिन से अटैच होगा। ठीक है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट वो जगह है जहां ये एक्टिन से अटैच होगा,
और एटीपी बाइंडिंग साइट वो जगह है जहां एटीपी इससे अटैच होगा। तो याद रखना ऊपर वाली साइट जो है एक्टिन है क्योंकि वो ऊपर एक्टिन से अटैच होगा, और नीचे वाली साइट जो है एटीपी है क्योंकि यहाँ पे एटीपी अटैच होगा। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसमें दो एक्टिव साइट हमें मिलते हैं। अब हमने बोला जो हेड बाहर की तरफ निकला होता है इसी को हम क्रॉस ब्रिज या क्रॉस आर्म कहते हैं। तो हम इसे क्रॉस ब्रिजेस बोल लें या क्रॉस आर्म बोल लें, एक ही बात है। या हम इसे जो HMM हैवी मीरोमायोसिन जो हेड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। तो ईच मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हैवी पार्ट जो शॉर्ट होता है लेकिन ब्रॉड होता है HMM, और एक लाइट पार्ट जो लॉन्ग होता है थिन होता है LMM। और एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर, यहाँ पे ऐसा सीधा है तो ये एंगल बनाकर ऊपर की तरफ निकला होगा, और जिससे जब ये एक्टिन से बाइंड होगा, एक्टिन से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइड से, तो ये क्रॉस आर्म बनेगा और एक्टिन के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, तो हम इसे क्रॉस ब्रिज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्टिव साइट है, एक एक्टिन के लिए, ऊपर वाली एक्टिन के लिए, नीचे वाली एटीपी के लिए, याद रखना। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, सुनने के लिए समझने के लिए हम एक मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस आना चाहिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम से जब स्टिमुलस आता है, याद रखना, नर्वस सिस्टम से जब स्टिमुलस आता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स जहां न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करके एसिटाइल कोलिन कहा जाता है सार्कोप्लाज्म में, यानी सार्कोलेमा के अंदर। तो सपोज करो ये सार्कोलेमा है, इसके बाहर से एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप याद करो साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स प्रेजेंट है, वेसिकल से एसिटाइल कोलिन ACTH, एसिटाइल कोलिन आया, कहाँ आया, सार्कोप्लाज्म में। किसको क्रॉस करके आया, सार्कोलेमा को क्रॉस करके। हर चीज नहीं लिखूंगा, ध्यान में रखो, ये ऊपर ये मेम्ब्रेन, वही मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, अंदर जो प्लाज्मा है सार्कोप्लाज्म, एसिटाइल कोलिन आया। यहां अब इसे एल ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, उसके पास उसको इम्पैक्ट करेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलेगा, ये कैल्शियम आयन जाएगा किसके पास, ट्रोपोनिन के पास। ट्रोपोनिन के को कहेगा आ अपन चल घूम के आते हैं, कोचिंग वोचिंग चलती रहती, चल सिनेमा देख के आते हैं। तो ये ट्रोपोनिन जो है उस कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होके अपने ओरिजिनल एक्शन को भूल जाएगा। अब ट्रोपोनिन जैसे वहां से हटा तो एक पोजीशन एक्सपोज हो जाएगी, यही वो पोजीशन है जहां पर ट्रोपोनिन अटैच था। एक पोजीशन एक्सपोज हो जाएगी जहां पर एटीपी को यूज करके मायोसिन अटैच होगा और एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। ये देखो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, एक ब्रिज बन गया एक्टिन और मायोसिन के बीच में, इसी को क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये क्रॉस ब्रिज तब तक काम करेगा जब तक वो एटीपी टूट न जाए। एटीपी टूटेगा किसमें, दो फॉस्फेट अलग एक फॉस्फेट अलग, यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जैसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ये पूरे ट्रोपोमायोसिन की जो लेंथ थी, आप याद करो, ये ट्रोपोमायोसिन की जो लेंथ है वो लेंथ जो है स्लाइड करती है। कैसे स्लाइड करती है, ठीक वैसे जैसे हमारे जो बॉक्स होते हैं उसमें जो जिप होती है, या हमारे बैग में जो जिप होती है, उस जिप में जो रनर है, रनर जिप के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक वैसे ही एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये उस पटरी की तरह है, यहाँ पे ट्रेन फिक्स है, पटरी स्लाइड कर रही है। ठीक है, मायोसिन फिक्स है, एक्टिन स्लाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेन पटरी पे चल रही है, यहाँ पटरी, ट्रेन अपनी जगह पे फिक्स है, उसके नीचे की पटरी खिसकती जा रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये पटरी की तरह काम करेगा, जहां पे जो पटरी स्लाइड करेगी यानी एक्टिन स्लाइड करेगा और मायोसिन अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। तो आप याद करो, इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, मायोसिन से अटैच हुआ, मायोसिन स्लाइड कर रहा है, मायोसिन स्लाइड कर रहा है, जब तक एटीपी ब्रेक ना हो जाए तब तक ये स्लाइड करेगा, जैसे ब्रेक होगा ये दूसरे एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे और मसल वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि अब डायग्राम से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसी से अटैच होगा किस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जिसको ट्रोपोनिन ने मास्क करके या कवर करके रखा हुआ था, और कैल्शियम आया और इस ट्रोपोनिन को अपने साथ ले गया। ठीक है, तो ये साइट एक्सपोज हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन गवर्न होता है। ठीक है,
तो हमने पढ़ा स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जब मसल्स जो है एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, गिवन बाय हक्सले एंड हैंसन। ठीक है, तो यहां पर इसी जो मैकेनिज्म मैंने बताया कि एसिटाइल कोलिन, आप देखेंगे कि जंक्शन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ये एसिटाइल कोलिन सार्कोप्लाज्म में आता है और जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है, सार्कोलेमा। फिर दिस बाइंड विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम के साथ जाता है, किसको लेके चला गया, सब यूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ उसको रिमूव कर देता है, ट्रोपोनिन को कहता है रहने दे, तू अपना काम छोड़, तू मेरे साथ चल। तो ट्रोपोनिन जब उस साइट को अनमास्क करता है तो वहीं पर मायोसिन अटैच होता है, और मायोसिन अटैच होता है तो जो सार्कोप्लाज्म में एटीपी है, एनर्जी है, उसी एनर्जी को ये यूज करते हैं और एनर्जी को यूज करके ये मसल कॉन्ट्रेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है, तो यहां पर मसल कॉन्ट्रेक्शन कॉज करेंगे तो बोथ द एक्टिन स्लाइड्स टुवर्ड एम लाइन की तरफ ये स्लाइड करना शुरू करेंगे, और एम लाइन की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको मालूम है कौन कौन से बैंड की लेंथ कम होगी, कौन किसकी लेंथ बढ़ेगी, कौन से जोन की लेंथ फिक्स रहेगी, कौन से जोन की लेंथ बढ़ेगी, ये आपको आइडिया है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक रेस्ट रिलैक्स कंडीशन में हमें एक मसल दिख रही है, रिलैक्स कंडीशन में इसमें हमें एज जोन दिख रहा है। जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ एज जोन की साइज कम होने लगी, और मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पे एज जोन गायब ही हो गया। ठीक है, मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पे एच जोन गायब ही हो गया, लेकिन ए जोन फिक्स है, ए जोन फिक्स है, आई बैंड भी, ए बैंड फिक्स है, आई बैंड भी कम होते होते गायब हो गया। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन पे हम देख रहे हैं, हमें यहां कोई आई बैंड नहीं दिख रहा है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, ए बैंड दिख रहा है, कोई एच जोन भी नहीं दिख रहा है, केवल और केवल क्या दिख रहा है, सी जोन दिख रहा है, जहां पे हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन फिलामेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दो सार्कोमियर, अगल बगल के सार्कोमियर, क्योंकि एक मसल में जितने भी मसल फाइबर है और एक मसल फाइबर में जितने भी सार्कोमियर है, सब में एक साथ कॉन्ट्रेक्शन होता है और सब में एक साथ रिलैक्सेशन होता है, जिसे कहते हैं ऑल और नन लॉ। ठीक है, तो ऑल और नन लॉ याद रखना, ये नर्वस सिस्टम में भी एक जैसा काम करता है और मसल्स में भी एक जैसा काम करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए जैसे ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, वो ब्रिज जो बॉन्ड है इनके बीच में, कनेक्शन बॉन्ड, वो कनेक्शन बॉन्ड टूट जाता है, फिर ये एक्टिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने लगता है और मसल रिलैक्स करती है। उसके लिए कोई अलग सा मैकेनिज्म नहीं है, जो गया था उसी का उल्टा होने लगता है। ठीक है, फिर कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से अलग होकर कैल्शियम आयन वापस चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाता है और दोबारा एसिटिल कोलिन के आने का इंतजार करता है। फिर बात करते हैं रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल, बार बार अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड जैसे कि ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है, उसके ब्रेकडाउन से जब एक लिमिट से ज्यादा काम करने लगे, लिमिट से ज्यादा रेट पर काम करने लगे, तो ग्लाइकोजन एनारोबिकली ब्रेक होता है, और एनारोबिकली ब्रेक होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड लीड टू फैटीग। ठीक है, ये फैटीग को लीड करता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो, इसलिए हाई ऑक्सीजन बाइंडिंग वाला पिगमेंट पाया जाता है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, हेमोग्लोबिन से कहीं ज्यादा पाई जाती है मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेबिलिटी। तो मसल्स में रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, और वो क्या है, मायोग्लोबिन कहलाता है, मसल्स में पाया जाता है। तो जिन मसल्स में मायोग्लोबिन हाई होता है, हाई कंटेंट होता है, वो रेडिश अपीयरेंस के दिखाई देते हैं और उन्हें रेड मसल फाइबर कहा जाता है। जिनमें मायोग्लोबिन कम होता है वो थोड़े कम रेड कम दिखाई देते हैं, व्हाइटिश ज्यादा दिखाई देते हैं, और उनमें ही एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, तो उन्हें व्हाइट फाइबर्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी कम पाई जाती है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो रेड फाइबर्स हैं उन्हें हम एरोबिक फाइबर्स कहते हैं, जो व्हाइट फाइबर्स हैं उन्हें हम एनारोबिक फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना।
ऑन द बेसिस ऑफ इसके बाद हम बात करें कि जो जिनमें मायोग्लोबिन कम है वो वाइट फाइबर्स हैं, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन रेट कम होता है, उनमें जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है तो उनमें थकान भी उतनी जल्दी पाई जाती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है। किसमें? वाइट फाइबर्स में। रेड फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा है, ऑक्सीजन स्टोरेज ज्यादा है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, लैक्टिक एसिड जल्दी नहीं बनेगा, मसल्स जल्दी फैटीग नहीं होगी, यानी मसल्स में जल्दी फैटीग नहीं होगा, यानी मसल्स जल्दी थकेगी नहीं, उसे थकान जल्दी नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई जो मायोग्लोबिन के बेस पर दो तरह की मसल्स, एक रेड फाइबर मसल्स, एक व्हाइट फाइबर मसल्स। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। तो ये हो गया बच्चों हमारा मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, स्केलेटन हम कहते हैं। फ्रेम क्यों जरूरी है? बॉडी को शेप देने के लिए, बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत से ऐसे रीजन है जिसके लिए हमें स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो जैसे यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि फूड को चबाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, कॉमन पॉइंट है, लेकिन हमारा स्केलेटन बना किसका होता है? तो बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड फ्यू कार्टिलेज, कुछ कार्टिलेज हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। फिर बात आती है कि बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है? तो भाई जब हम एम्ब्रियो स्टेज में थे, ठीक है, बिफोर बर्थ, तो हमारा जो स्केलेटन था वो मेनली किसका बना था? कार्टिलेज का बना था। फिर धीरे धीरे बोन्स का फॉर्मेशन हुआ, ऑसिफिकेशन हुआ, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोन्स। बोन्स ने कार्टिलेज के मैक्सिमम पार्ट को रिप्लेस कर दिया, और अब कार्टिलेज बॉडी में कुछ ही जगहों पर पाया जाता है, मैक्सिमम जगहों पर अब बोन पाई जाती है। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक लंबी कहानी है, यहां पर हमारे कोर्स में वो रिलेटेड नहीं है, बट ये जानो कि बर्थ के ठीक पहले से लेके बर्थ के बाद तक मैक्सिमम पार्ट ऑफ कार्टिलेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय बोन। अब कार्टिलेज और बोन में डिफरेंसेस क्या है? तो जो सेल्स इनको बनाती हैं उन सेल्स का डिफरेंस है, जो मैट्रिक्स इनमें पाया जाता है उस मैट्रिक्स का डिफरेंस है, और इनके टेक्सचर और इनके जो है इनके अपीयरेंस का भी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों ही सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों ही स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। द फॉर्मर यानी पहला वाला, यानी बोन की बात हो रही, पहले बोन का नाम लिखा है ना, द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला वाला, यानी बोन की बात हो रही, विद वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। तो इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, ऑसिन प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट इसमें डिपॉजिट पाया जाता है, ऑसिन प्रोटीन याद रखना। द लेटर यानी बाद वाला, लेटर मतलब बाद वाला कौन है भाई? कार्टिलेज लिखा है। लेटर इज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। तो यहाँ पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन और कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है, ये याद रखना बोन में। ठीक है, इसको याद रखना, बोन में क्या है? बोन में कैल्शियम सॉल्ट है, कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट है। और ये प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट, और दबाने पर जो दबे उसको बोलते हैं प्लायबल। ठीक है, जो दबाने पर दबे उसे प्लायबल। तो कार्टिलेज जो होते हैं, नाक पे कार्टिलेज है, दबाएंगे दब जाता है, छोड़ेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। ठीक है, कान का ये कार्टिलेज है, पिन्ना, ये भी दबाएंगे दब जाएगा, छोड़ेंगे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। कार्टिलेज कैसे पाए जाते हैं? स्लाइटली प्लायबल। इन ह्यूमन बींग्स हमने पढ़ा मैक्सिमम पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स, और बोन्स कैसी होती हैं? 206 बोन और कुछ कार्टिलेज। ठीक है, 206 बोन, हमें यही याद रखना है, 206 हड्डियां होती हैं। वैसे तो अगर इंडिविजुअली देखें तो ज्यादा होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है क्योंकि बहुत सी बोन फ्यूज्ड बोन्स होती है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें इसी पे ध्यान देना है। 206 बोन है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है, और हमारे स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट, एक पार्ट हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जो हमारे स्केलेटन पे बीचों बीच हमारी मिड लाइन पर प्रेजेंट होता है, उसमें पाई जाती हैं 80 बोन्स यानी 80 बोन्स। ठीक है, दूसरा होता है अपेंडिकुलर, जो हमारे एक्सियल से जुड़ा होता है और बाहर की तरफ निकला होता है, हमारे हाथ, हमारे पैर। ठीक है, ये होता है क्या? अपेंडिकुलर।
सो एक्सियल में होती हैं टोटल 80 बोन्स, तो बची कितनी 206 माइनस 80 यानी 126 बोन। 126 बोन हमारे अपेंडिकुलर में होती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 206 हड्डियां बन जाती हैं, 206 बोन्स बन जाती हैं जो हमारा स्केलेटन बनाती हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। सबसे पहले स्कल की शुरुआत करते हैं। स्कल यानी हमारा हेड वाला रीजन, ठीक है। हेड वाला जो रीजन है इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बोन है उसको हम पूरे को स्कल बोल रहे हैं। स्कल में दो पार्ट है, एक हमारा ब्रेन बॉक्स है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, एक हमारा फेस है। तो स्कल में दो तरह की बोन्स मिलती हैं, क्रेनियम बोन्स अलग मिलती हैं, फेस की बोन्स अलग मिलती हैं, ठीक है। सो टोटल अगर हम स्कल की बात करें तो टोटल मिला के 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 8 जो है क्रेनियम की बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियम है, एंड 14 बोन्स जो है वो फेशियल बोन्स होती हैं। दोनों को जोड़ेंगे 22, याद रखना स्कल में 22 में से 8 क्रेनियम, ठीक है। जो ब्रेन बॉक्स है जहां ब्रेन रखा हुआ है उस ब्रेन बॉक्स में 8 बोन्स मिलेंगे। फिर अ सिंगल यू शेप, अब ये टोटल में जो है उसी में बता रहा है कि एक सिंगल यू शेप बोन हमारे यहाँ पर जॉ के नीचे ऐसे ही कार्टिलेजिनस बोन पाई जाती है, सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट होती है जिसे हाइड बोन या टंग बोन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अलाइव रहते हैं तब तो ये बोन प्रेजेंट रहती है, जैसे डेथ के बाद बॉडी डिकम्पोज होती है तो ये बोन भी डिकम्पोज हो जाती है, यानी स्केलेटन में ये बोन नहीं मिलेगी, ठीक है। हार्ड बोन जो है स्केलेटन में नहीं मिलती क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाती है। तो कभी आप स्केलेटन काउंट करोगे ना तो आपको 3 बोन्स कम मिलेंगी, याद रहेगा 3 बोन्स हमें स्केलेटन में कम मिलेंगी। एक हो गई हाइड बोन जो लाइव फॉर्म में तो प्रेजेंट है लेकिन डेथ के बाद जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये डीजनरेट कर जाएगी क्योंकि कार्टिलेज में। दूसरी हमें पटेला, हमारा नी कैप, स्केलेटन में कभी नी कैप भी नहीं मिलता, वो भी डिकम्पोज हो जाता, आगे हम देखेंगे। तो 2 नी कैप हो गया, एक हाइड बोन हो गई, तो स्केलेटन जब हम देखेंगे हमेशा हमें 203 बोन मिलेगी, 206 कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। 3 बोन्स हैं जो डिकम्पोज हो जाती है। तो क्रेनियम में हो गई कितनी 8 में आप इनके देख सकते हो यहाँ पे नाम, हालांकि डायग्राम तो आता नहीं लेकिन हम जान लें। हमारे सामने जो फोरहेड है फ्रंटल बोन, ऊपर जो है पैराइटल बोन, कनपट्टी पे हो गई टेम्पोरल बोन, कहाँ गई भाई टेम्पोरल, हाँ टेम्पोरल बोन। पीछे हमारा जो छोटा वाला दिमाग, नाना पाटेकर बोलते थे पीछे छोटा दिमाग होता है पीटना नहीं चाहिए, तो वो होती है ऑक्सीपिटल बोन, उसको कवर करती है। यहाँ पे ऑक्सीपिटल कंडाइल पाए जाते हैं, ऑक्सीपिटल कंडाइल और क्या होते हैं, और इसके नीचे हमारा जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, हमारी बैकबोन प्रेजेंट, ठीक है। हमारा जो हेड है, ऑक्सीपिटल कंडाइल का मैं मतलब बता रहा हूँ, हमारा जो हेड है ये हेलीकॉप्टर की तरह समझ लो, और इस हेलीकॉप्टर जो होता है उसके 2 पैर होते हैं, वो 2 पैर से ही लैंड करता है, किसी भी सरफेस पर लैंड करेगा तो 2 पैर होते हैं, उन्हीं स्टैंड से वो लैंड करता है। ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है ये हमारे जो हेड है उसके वो लैंडिंग जो है स्टैंड समझ लो, और ऐसे ही 2 लैंडिंग स्टैंड हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑक्सीपिटल कंडाइल है ये वर्टिब्रल कॉलम के जो कंडाइल होते हैं उस पर लैंड करते हैं। तो 2 कंडाइल हैं इसलिए हम बोलते हैं डाइकंडाइलिक स्कल, ठीक है। क्या बोलते हैं डाइकन, इसी की वजह से हमारा स्कल हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे टिका होता है, ठीक है। डाइकंडाइलिक स्कल, जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा हम आगे इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो फिर उसके बाद सामने देखें तो हमारी जो हॉलो कैविटी है जिसे ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें हमें एथिमॉइड बोन, उसके बगल में हमें बाहर स्फेनॉइड बोन, लैक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च भी मिलेगा, अपर जॉ जिसे हम मैक्सिला कहते हैं, लोअर जॉ जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, और मैंडिबल के अंदर की तरफ हमें हाइड बोन या टंग बोन मिलेगी। हालांकि ये स्केलेटन में नहीं मिलती, ये केवल लिविंग फॉर्म में ही पाई जाती, ठीक है। फिर बात करते हैं इनर पार्ट की, तो अंदर बात करें तो मिडिल ईयर में 3 बोन्स लेफ्ट 3 बोन्स राइट, जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। टोटल कितनी 6, 3 लेफ्ट 3 राइट, कौन कौन सी, मैलस, इंकस, स्टेपस, सबसे बाहर मैलस, फिर इंकस, फिर स्टेपस, सबसे अंदर स्टेपस, 3 लेफ्ट 3 राइट, टोटल 6। मैलस को हैमर भी कहते हैं,
इंकस को एनविल कहा जाता है और स्टेपस को स्टिरअप। स्टेपस सबसे छोटी मसल, सबसे छोटी बोन होती है और इससे जुड़ी हुई मसल भी पाई जाती है, नाम है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस सबसे छोटी मसल होती है। तो सबसे छोटी बोन से बॉडी की सबसे छोटी मसल भी जुड़ी होती है। बोन का नाम स्टेपस, मसल का नाम स्टेपिडियस, ठीक है। तो मैलस, इंकस, स्टेपस, ये मिडिल ईयर में 3 बोन होती हैं सबसे बाहर, मैलस, फिर इंकस, फिर स्टेपस, ये तीनों, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड प्रेजेंट होती हैं। तीनों को एक साथ ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। कितनी हो गई? 6। हार्ड बोन 1। The skull articulates with the superior region of the vertebral column with help of 2 condyle। तो हमने बोला ऑक्सीपिटल कंडाइल 2 हैं, लैंड करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के 2 सरफेस, उभरी हुई प्रोजेक्शन सरफेस रहती हैं, उसी पर लैंड करते हैं और अटैच रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे डाइकंडाइलिक स्कल कहा जाता है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, मेरुदंड भी कहा जाता है, ठीक है, या कशेरुक दंड, मेरुदंड नहीं कशेरुक दंड कहा जाता है। जिन बोन से बनता है उन्हें हम वर्टिब्री या कशेरुकाएं बोलते हैं। तो ये याद रखना, हमारा वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बना हुआ है 26 बोन से, जो आपस में एक दूसरे से अरेंज है। कितनी बोन्स है? 26। कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? 5, ठीक है। 26 बोन्स डिवाइडेड इन 5 ग्रुप। सबसे ऊपर सर्वाइकल 7 होती हैं, सर्वाइकल 7 ऊपर से, हेड के ठीक बाद C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 से लेके C7 उनका नाम है। तो ऊपर जो अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें जो दिख रही है ये क्या है भाई? ऊपर C1 दिख रही है। C1 बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर C1 के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर हम मान रहे हैं हमारा हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे हमारा हेड प्रेजेंट है। तो हेड के ठीक बाद क्या है? C1, और C1 को हम कहते हैं एटलस। C1 को क्या कहते हैं? एटलस, सर्वाइकल 1। उसके बाद जो दूसरी होती है सर्वाइकल 2, जिसे बोलते हैं C2। C2 का मतलब एक्सिस बोला जाता है। एटलस और एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना, ठीक है। एटलस और एक्सिस नाम क्यों दिया जाता है? एटलस एक्चुअली जो यूरोपियन, जो उधर जो माइथोलॉजी चलती है वहां पे एक गॉड है एटलस, ठीक है। और बोला जाता है कि उन्होंने पूरे अर्थ को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। उन्हीं का सिंबल था वो एटलस साइकिल आती थी, ठीक है, कि भारी वजन उठा सके, एटलस। तो ये C1 जो है, ये इसने भी हमारा जो ग्लोब जैसा, अर्थ जैसा जो हमारा हेड है उसको अपने ऊपर उठाया हुआ है, इसीलिए नाम पड़ा है एटलस। और इसी की वजह से हमारा हेड जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर पाता है। तो यहां पर जॉइंट प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल बोन और एटलस के बीच में, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। याद रहेगा, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। रिपीट करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट। ये यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एटलस और एक्सिस के बीच में होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एक्सिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमारे जो स्कल है उसका एक्सिस बना रही है, और इसी की वजह से हमारा हेड जो है लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, एक्सिस पे मूव करता है। तो इसीलिए नाम पड़ा है एक्सिस, यानी इसके बीच में जॉइंट है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। नो का मतलब ऐसे वाला नो, नो मूवमेंट का मतलब कोई मूवमेंट नहीं, नो का मतलब नो मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 बोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, यस मूवमेंट एंड नो मूवमेंट, ठीक है, याद रखना। पहली जो सर्वाइकल है C1, फिर दूसरी C2, ऐसे ही C7 तक पाई जाती है। मैमल्स में C7 ही मिलती है, 7 वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मिलती हैं। चाहे छोटे से छोटा मैमल हो, कोई चूहा क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा गर्दन वाला मैमल जिराफ क्यों ना हो, ठीक है। जिराफ में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, माउस में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। हालांकि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन लंबी गर्दन होने का मतलब वर्टिब्री लंबी नहीं होती। वर्टिब्री के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है उस डिस्क की लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है, याद रखना इसको। तो सभी मैमल्स में जो वर्टिब्री है वो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। उसके बाद आती है C7 के बाद होती है शुरू थोरैसिक। थोरैसिक में T1 से T12, 12 होती हैं, 12 होती हैं, नंबर है T1, T2, T3 से लेके T12 तक। तो सर्वाइकल हो गई
7, ठीक है। फिर थोरैसिक हो गई 12, इसके लिए कोई नाम अलग से नहीं दिया। नाम जो अलग से दिया गया है वो पहली, दूसरी और आखिरी बोन के लिए दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। फर्स्ट को एटलस, सेकंड को एक्सिस और लास्ट को टेल बोन या कॉक्सियल बोन बोलते हैं। फिर आती है लंबर। लंबर एकदम ब्रॉड सरफेस वाली बोन होती है, ब्रॉड बॉडी उसमें पाई जाती है, पूरे हमारे अपर बॉडी का वेट उसी पे टिका होता है लंबर पे। उसके बाद होती है सैक्रल, हमारी दोनों हिप बोन्स को पीछे से अटैच रखती है, सैक्रल बोलते हैं। वैसे तो 5 थी लेकिन पांचों फ्यूज करके एक बन गई है, तो 1 फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब 5 अलग अलग बोन थी, पांचों फ्यूज करके एक बोन यहां पर ये बन गई है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सैक्रल। और उसके बाद कॉक्सियल, ये भी 4 बोन थी, चारों फ्यूज करके एक बन गई है, तो हम इसको 1 फ्यूज्ड बोलते हैं, कॉक्सियल या टेल बोन कहते हैं, ठीक है। तो C7, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉक्सियल 1, ठीक है। ये हमारी टोटल वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं। जो रिब्स होती हैं, पसलियां जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिब्स हमारी केवल और केवल थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती हैं। हालांकि यहां पर डिटेल में हम वर्टिब्रीज को नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन जब अगर हम ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ते हैं तो हम हर एक वर्टिब्री में क्या खास बात है, सर्वाइकल थोरैसिक से क्यों अलग है, थोरैसिक लंबर से क्यों अलग है, वो पूरा हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्यों उनका अरेंजमेंट ऐसा है वो समझ में आता है। तो थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 दैट इज फ्यूज्ड एंड कॉक्सियल 1 दैट इज फ्यूज्ड, ठीक है। तो हमने बोला कि सर्वाइकल 7 होती है, कोई भी हो। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है या स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, उसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। एंड यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हेड एंड सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब। सपोर्ट द हेड, ये बात हो रही है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। सपोर्ट द हेड कौन करता है, सबसे ऊपर वाली, ठीक है, सबसे ऊपर वाली सपोर्ट करती है, इसलिए उसका नाम एटलस पड़ा। सेकंड वाली उसके रोटेशन में हेल्प करती है, इसलिए उसका नाम एक्सिस पड़ा, ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात आती है रिब केज की। तो रिब केज में हमारे सामने की तरफ जो है स्टर्नम बोन होती है, हमारी चेस्ट बोन, फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है सामने, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टर्नम डायग्राम में बनी हुई है। हालांकि स्टर्नम के 3 पार्ट हैं, स्टर्नम जो है एग्जैक्टली 3 बोन्स के फ्यूज्ड होने से बनती है। ऊपर वाला जो है मैनुब्रियम बोलते हैं, फिर बॉडी, और फिर सबसे नीचे जिफॉइड बोन। ये 3 बोन के फ्यूज्ड होने से स्टर्नम बनती है। हम एक बोन ही मानते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है एक ही मानेंगे, जो भी लिखा है एनसीईआरटी में यथाकथित वो सत्य है, क्योंकि हमारे एग्जाम में वही आने वाला, ठीक है। सो स्टर्नम, पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, सामने स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन, थोरैसिक, थोरैसिक से ही अटैच होती हैं रिब्स। पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे से निकलती हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से, यानी हम बोले तो 12 पेयर लेफ्ट से और 12 लेफ्ट से और 12 राइट से, 12 पेयर होती हैं टोटल, 12 लेफ्ट साइड से, 12 राइट साइड से, और सामने की तरफ स्टर्नम से अटैच होती हैं। लेकिन स्टर्नम से अटैच करने के लिए इनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, ये बच्चों कार्टिलेज है, जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो रिब्स हम बोलते हैं, रिब्स फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ती हैं, लेकिन डायरेक्टली ना जुड़ के कार्टिलेज से जुड़ती हैं, और कार्टिलेज रिब से स्टर्नम से जुड़ा होता है। उस कार्टिलेज को बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज, और इनके जो जंक्शन है इसको बोलते हैं कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो रिब्स सामने की तरफ जो जॉइंट बनाती है उसे बोलते हैं कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन। किस कार्टिलेज से अटैच होती है, कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है। अब रिब्स हमने बोला 12 पेयर होती हैं, जितनी थोरैसिक वर्टिब्री थी सभी से 2 निकलती हैं, 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड, तो 12 पेयर हो गई। अब ये 12 पेयर रिब्स भी 3 ग्रुप में पाई जाती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ध्यान से सुनना, ट्रू रिब्स क्या होती हैं, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकली और सामने सीधे जाके कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ गई, वो होती हैं ट्रू रिब्स। जैसे यहां हम देख रहे हैं, ये पीछे से निकली और कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ गई, जो पहली रिब है, ठीक है।
फर्स्ट रिब बड़ी खास होती है भाई। फर्स्ट रिब के बारे में खास क्या है? सबसे छोटी, सबसे थिक, सबसे मोटी रिब होती है फर्स्ट रिब। सबसे छोटी, सबसे थिक, सबसे मोटी फर्स्ट रिब, बहुत स्ट्रांग होती है। तो फर्स्ट रिब डायरेक्ट जुड़ रही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ रिब तक ये डायरेक्टली जुड़ती हैं किससे? सेवेंथ रिब तक ये जुड़ती हैं किससे? कोस्टल कार्टिलेज से। तो 1 से लेके 7 तक ट्रू रिब्स होती हैं बिकॉज दे डायरेक्टली ज्वाइन विथ कार्टिलेज ऑफ स्टर्नम ऑन द एंटीरियर साइड। पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से निकल ही रही है लेकिन सामने स्टर्नम से जुड़ती। 8, 9, 10 आर नोन एज फॉल्स रिब्स बिकॉज ये सीधे कोस्टल कार्टिलेज से न जुड़ के अपने ऊपर वाली रिब से जुड़ती है। तो 8, 9, 10, 8 वाली जुड़ेगी अपने ऊपर वाली 7 से, 9th वाली जुड़ेगी अपने ऊपर 8 से, 10th वाली जुड़ेगी अपने ऊपर 9 से। तो हम यहां देखेंगे 8th वाली जुड़ी 7 से, सॉरी यहाँ पे ये 7th है, 8th वाली जुड़ी 7 से, 9th वाली जुड़ी 8 से और 10th वाली जुड़ी अपने ऊपर जो 9th रिब है उससे। ठीक है, 2 पेयर होती हैं 11th और 12th। 2 पेयर रिब्स पाई जाती हैं 11th और 12th। दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं लेकिन फ्लोट करती हुई एब्डोमेन में दिखाई देती हैं। फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है क्योंकि इनका एंटीरियर पोर्शन किसी के साथ अटैच नहीं होता और इसीलिए ये खतरनाक हो जाती है। क्योंकि कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये रिब्स क्या करती हैं? ये कोलैप्स कर जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स को पेनिट्रेट कर देती हैं, जिससे एक्सीडेंट वगैरह में डेथ, सडन डेथ हो सकती है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं 2 पेयर 11th और 12th। तो याद रखना रिब्स टोटल 3 तरह की, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स 1 से लेके 7 तक यानी 7 पेयर होती हैं। फॉल्स रिब 8, 9, 10 यानी 3 पेयर होती हैं, 6 होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर यानी 4 होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिब केज जो हम ऐसा सुनते हैं ना, ये केज है पिजड़ा जैसा, ये बना किसका होता है? तो जब हम सोचेंगे कि रिब केज किसका बना होता है तो यहां पे एक बड़ा स्पेसिफिक आंसर आता है। याद रखना इसको, थोरैसिक वर्टिब्रे, सारी वर्टिब्रे नहीं, केवल थोरैसिक वर्टिब्रे जो थोरैसिक रीजन में 12 है। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म रिब केज। अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन आ गया कि रिब केज में कितनी बोन्स हैं, तो थोरैसिक में हो गई 12, रिब केज हो गई, रिब्स हो गई 24 और स्टर्नम हो गई यानी ये एक 25। तो 25 प्लस 12 यानी ये हो जाएगा कितना? 37। तो टोटल रिब केज में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 37। याद रखना है, ठीक है। सो द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद गर्डल। फिर बात करते हैं, ये हो गया एक्सियल स्केलेटन की बात हो गई, ठीक है। किसकी बात हो गई? एक्सियल की। अब बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब जो स्केलेटन हमारे एक्सियल पार्ट से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ गए, अगर हम इसको डिस्कस करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स पाई जाती हैं, 2 हाथ और 2 पैर। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30। तो हाथ में हो गई 60 बोन्स, पैर में भी हो गई 60 बोन्स। तो टोटल इनका हो गया कितना? 120 बोन्स, ठीक है। 120 बोन्स हमारी केवल लिम्ब्स की हो गई। तो ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। द बोन्स ऑफ हैंड, अब अगर हम हाथ की बोन्स की बात करें, द बोन्स ऑफ हैंड आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। तो हाथ की बोन अगर देखें हम तो एक यहां पर हमें ह्यूमरस दिख रही है, डिटेल स्ट्रक्चर हम यहां नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ऊपर एक बॉल जैसा है जिसे हेड ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं, बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो एक हो गई ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। फिर उसके बाद कार्पल्स पाई जाती हैं, कितनी होती हैं? 8। हमारी कलाई की जो बोन्स होती हैं उन्हें कार्पल्स बोलते हैं। कितनी होती हैं? 8, याद रखना, 8। सो कार्पल्स आर 8। फिर हमारे पाम की बोन होती हैं जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं, कितनी होती है? 5। और हर मेटाकार्पल्स एक फिंगर से अटैच होती है और फिंगर की बोन को हम फेलेंजेस या डिजिट्स बोलते हैं, ठीक है। फेलेंजेस या डिजिट्स। तो फेलेंजेस हो गई 14, ठीक है। 4 उंगलियां हैं, सब में 3, एक अंगूठा उसमें 2,
तो 12 प्लस 2 यानी 14। तो फेलेंजेस या डिजिट्स 14 हो गई, और टोटल करेंगे तो एक हाथ में हमें मिलेंगी 30 बोन्स। ठीक है, फिर बात हो गई किसकी, शोल्डर की। तो शोल्डर जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, उसमें एक एडिशनल हमारी कॉलर बोन क्लेविकल है, और पीछे जो है स्कैपुला प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल की 2 बोन लेफ्ट और 2 बोन राइट। ठीक है, 120 हमने पढ़ा था, 120 हो गई हमारी लिम्स की बोन, तो 2 बोन लेफ्ट हो गई, 2 बोन राइट, यानी 124 हो गई, और 2 हमारी हिप बोन्स होती हैं पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बोन्स, एक हिप बोन लेफ्ट, एक हिप बोन राइट, तो ये दोनों मिला के 6 हो गई। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स और पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स, तो 126 टोटल आ जाता है कि इसमें अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है, अपेंडिकुलर सिस्टम जो है उसमें 126 बोन आ जाती है। पैरों की बात करें तो पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरों में क्या है, यहां पर एक फीमर है और एक हमारी नी बोन है जिसे हम पैटेला बोलते हैं, नी कैप बोल लो, नी बोन बोल लो। टीबिया है, फिबुला है, टार्सल्स हमारे एंकल की बोन होती है। ठीक है, एंकल की बोन टार्सल्स, मेटाटार्सल्स हमारे टो की बोन होती हैं, और फेलेंजेस, तो टार्सल्स यहाँ पे 7 पाई जाती हैं। वहां पे कार्पल्स थी, हाथ में कार्पल्स, पैर में टार्सल्स। ठीक है, वहां पे 8 थी, यहाँ पे 7 है। फिर भी नंबर वहां पे एक ज्यादा है, यहाँ पे एक कम, यहाँ पे एक नंबर फिर भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैटेला नहीं था, यहाँ पे पैटेला है। तो 30 बोन्स वहां भी होती, 30 बोन्स यहाँ भी होती। तो अगर हम इसको नोट करें तो टार्सल्स हो गई 7, मेटाटार्सल्स हो गई 5, फेलेंजेस हो गई 14। तो ये भी टोटल आ जाएगा कितना, 30। तो 30 बोन्स इन ईच लोअर लिम इन ईच ऑफ द लेग। सो टोटल मिला के 60, बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो ये हो गई पैर और हाथ। अब बात करते हैं गर्डल की। गर्डल यानी हमारे बॉडी में 2 गर्डल पाए जाते हैं जो शोल्डर पे है। गर्डल किसे कहते हैं ये समझो, गर्डल बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गर्डल किसे कहते हैं? ऐसा जॉइंट जहां पर रोटेटरी मूवमेंट दिखाई दे। ठीक है, या बोला जाए हम कि 3 डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई दे, अपसाइड डाउन मूवमेंट भी मिले, एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट भी मिले, और रोटेटरी मूवमेंट भी मिले। ठीक है, उसे बोलते हैं गर्डल। हम देखें हाथ को, हाथ हमारा ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, सामने भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, और रोटेटरी मूवमेंट भी हो रहा है। तो ऐसा 3 डायरेक्शन का मूवमेंट जहां देखने को मिलेगा उसे गर्डल। ऐसा ही पैर में भी होता है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे पीछे, और रोटेटरी मूवमेंट, पैर मत मोड़ना उखड़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बॉडी में 2 जगह ऐसा मूवमेंट होता है, 2 जगह ये गर्डल पाया जाता है। एक होता है पेल्विक गर्डल जो हमारे हिप बोन में प्रेजेंट होता है, एक होता है पेक्टोरल गर्डल जो हमारे चेस्ट रीजन में शोल्डर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, सो पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स पाई जाती हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल हमारी कॉलर बोन होती है, सामने की तरफ पाई जाती है। इसमें 2 कर्वेचर होता है, एंटीरियर सुपीरियर, और फिर उसके बाद एक लोअर कर्वेचर, ये कॉर्नर तक जाती है। कॉर्नर पे स्कैपुला पीछे से इससे अटैच होती है एक्रोमियन प्रोसेस से। तो पीछे से स्कैपुला, सामने से क्लेविकल, नीचे से ह्यूमरस, ये तीनों मिलते हैं और ये रोटेटरी मूवमेंट के लिए गर्डल बनता है। हालांकि ह्यूमरस को हम अपर लिम्ब की बोन कहते हैं, और हम कहते हैं कि गर्डल केवल इन्हीं दोनों बोन से बनता है। ठीक है, सो स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला ये दोनों बोन्स हैं। स्कैपुला के बारे में बात करें, स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर बोन, एक बड़ी ट्रायंगुलर बोन होती है, और ये जो बड़ी ट्रायंगुलर बोन है ये प्रेजेंट होती है 2nd रिब से लेके 7th रिब के बीच में। ठीक है, याद रखना, 2nd रिब की लेवल से लेके 7th रिब के लेवल के बीच में पाई जाती है स्कैपुला। ये पोजीशन है, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है। ठीक है, तो सिचुएटेड बिटवीन थोरैक्स, बिटवीन 2nd एंड 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। डॉर्सली फ्लैट होती है, पीछे होती है, फ्लैट होती है, उस पर एक उभरी हुई रिज पाई जाती है जिसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं, और वो रिज कॉर्नर में आती है, हमारे शोल्डर के एकदम कॉर्नर में, और क्लेविकल से कनेक्शन बनाती है। उस कॉर्नर में जो उसका प्रोजेक्शन है उसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो किनारे वाला जो उसका सोलन स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ये एक्रोमियन प्रोसेस है, जो किससे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है,
कर रहा है, क्लेविकल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, नीचे इसके ह्यूमरस प्रेजेंट है। ठीक है, ज्यादा अपने पास अगर डिटेल हम जो ईयर लॉन्ग क्लासेस लेते हैं तो उसमें हम पूरे एक एक स्कैपुला को, क्लेविकल को, सबको डिटेल में देखते हैं और उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो स्कैपुला है उसमें कॉनकेव कैविटी पाई जाती है, हमारी ह्यूमरस बोन उसी कॉनकेव कैविटी में अटैच होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और रोटेटरी मूवमेंट उसी कैविटी के अलॉन्ग होता है। उस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में प्रेजेंट होती है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक और प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सपोज करो ये ग्लिनॉइड कैविटी है और उसके ऊपर भी प्रोसेस हमें दिख रहा है। ठीक है, ये बाहर वाला तो एक्रोमियन प्रोसेस है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, इधर भी एक प्रोसेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोराकॉइड प्रोसेस। तो दो प्रोसेस पाए जाते हैं स्कैपुला में, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस। ग्लिनॉइड कैविटी के ठीक ऊपर होता है कोराकॉइड प्रोसेस, याद रखना, हालांकि पूछेगा नहीं। ग्लिनॉइड कैविटी क्या है? कॉनकेव कैविटी जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है, जो बॉल है ह्यूमरस की वो बॉल अटैच होती है और यहीं से मूवमेंट आगे पीछे और रोटेटरी मूवमेंट पाया जाता है, जिससे हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी फेमस है, बार बार पूछा जाता है। किस में प्रेजेंट होती है? तो स्कैपुला में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? तो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर। हर क्लेविकल एक लंबी स्लेंडर बोन है जिसमें दो कर्वेचर। दो कर्वेचर कैसे? एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ठीक है, दो कर्वेचर प्रेजेंट है, एक कॉनकेव कर्वेचर दिख रहा है, एक कॉन्वेक्स कर्वेचर दिख रहा है, इसलिए इसे हम दो कर्वेचर वाली बोन कहते हैं। इट इज द, अच्छा क्लेविकल के बारे में खास बात है, ये लॉन्ग बोन है और बोला जाए कॉलर बोन कहते हैं, और इट इज द ओनली लॉन्ग बोन प्रेजेंट वर्टिकल टू बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस के वर्टिकल प्रेजेंट है, अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है पूरी बॉडी में जो बॉडी एक्सिस ऐसी है तो उसके वर्टिकल प्रेजेंट है, बाकी सभी बॉडी एक्सिस के पैरेलल प्रेजेंट होती है, ये अकेली बॉडी एक्सिस के वर्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन्स। पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल जो है हमारी हिप बोन से बनती है, और हिप बोन को हम कॉक्सल बोन बोलते हैं। दो पाई जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। देखते हैं यहाँ पे डायग्राम, ये हम जो है राइट हिप बोन देख रहे हैं। अच्छा, हिप बोन भी तीन बोन्स के फ्यूज होने से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम ऊपर वाला पार्ट है, इस्चियम नीचे वाला पार्ट है, और सबसे नीचे वाला पार्ट प्यूबिस है। ठीक है, ये तीनों बोन एक इसमें कैविटी, जैसे ऊपर ग्लिनॉइड कैविटी थी, यहां पर भी एक कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में ही फीमर जो हमारे थाई की बोन है उसका हेड अटैच होता है। वहां पे ग्लिनॉइड कैविटी थी जिसमें ह्यूमरस का हेड अटैच हो रहा था, यहाँ पे एसिटाबुलम होता है, नाम नोट कर लेंगे। एसिटाबुलम है, और एसिटाबुलम जो है ये कैविटी है, हिप बोन में प्रेजेंट है। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ ऑल द थ्री बोन्स, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, तीनों के फ्यूजन से बनती है कैविटी एसिटाबुलम। वहां पर तीनों बोन्स फ्यूज होती हैं, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हेड ऑफ फीमर अटैच होता है, हेड ऑफ फीमर। और जो हमारा पैरों में जो मूवमेंट है, रोटेटरी आगे पीछे का मूवमेंट, वो इसी एसिटाबुलम की वजह से होता है। प्यूबिस बोन में हमें एक फोरामेन भी मिलता है, इस फोरामेन को ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये फोरामेन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है। हमारे हेड में भी एक फोरामेन प्रेजेंट है, फोरामेन मैग्नम, वो हमारे हेड का सबसे बड़ा फोरामेन है। ये हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट सबसे बड़ा फोरामेन है, नाम है ऑब्टुरेटर फोरामेन। यहीं से नीचे के हमारे पैरों में जो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स जाती हैं वो इसी फोरामेन से होते हुए नीचे की तरफ जाती हैं। ठीक है, ऑब्टुरेटर फोरामेन याद रखना। तो दो बोन होती है, दोनों सेंटर में सैक्रम से जुड़ी होती है, और सामने ये दोनों प्यूबिस बोन आपस में जुड़ती हैं और एक जॉइंट बनाती है जिसे प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। सामने दोनों प्यूबिक बोन आपस में जुड़ती हैं और प्यूबिस सिम्फाइसिस एक कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो दो कॉक्सल बोन हो गई, एंड ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री हिप बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। यहां इलियम की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
इलियम इंटेस्टाइन का भी पार्ट है, उसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे और इलियम ILEUM वहां पर था इंटेस्टाइन में, ठीक है, डोडेनम जेजुनम इलियम ILEUM, यहाँ पे ILIUM है। कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग यहाँ पे बहुत मैटर कर जाएगी, फिर आपका मार्क्स ध्यान में रखना। एट दिस पॉइंट फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स नोन एज एसिटाबुलम, एक कैविटी है जिसे एसिटाबुलम कह रहे हैं, और यहाँ पर ये तीनों बोन्स जो है इलियम इस्चियम प्यूबिस और जो थाई बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करना, जुड़ना नहीं, कनेक्शन स्टैब्लिश करना, कनेक्शन बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, ये सामने जो है प्यूबिक बोन्स मीट करती हैं और उससे जॉइंट बनता है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है और कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। फिर आते हैं किस पे डिस्कस करते हैं, जॉइंट्स पे। जॉइंट्स हमारे बोन के बीच में वो कनेक्शन है जिसके अक्रॉस बोन्स आपस में आर्टिकुलेट्स करती हैं। आर्टिकुलेट का मतलब समझा, वही बात है, एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, लेकिन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। और जॉइंट्स के अक्रॉस ही मूवमेंट पाया जाता है, ये भी बड़ी बात है। और जॉइंट्स हमारी बॉडी में कई तरह के होते हैं, डिपेंड करता है किस पे, लिवर, किस तरह का लिवर है, और उसी लिवर के अकॉर्डिंग हम जॉइंट डिस्कस करते हैं। लिवर हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर हम बोलते हैं। लिवर अगर आपने फिजिक्स में जूनियर क्लासेस में कभी पढ़ा होगा, फल्क्रम, लोड और फैट, 3 पार्ट होते हैं लिवर के। तो जिस पॉइंट के अक्रॉस रोटेशन होता है उसे फल्क्रम बोला जाता है। सपोज करो मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो जो मूवमेंट का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, हमारा एल्बो। तो एल्बो क्या हो गया, फल्क्रम हो गया, ठीक है। तो जो रोटेटरी जिस पॉइंट के क्रॉस रोटेशन होता है वो फल्क्रम कहलाता है। अब फल्क्रम बीच में है, लोड बीच में है, एफर्ट बीच में है, उसके बेस पर अलग अलग तरह के लीवर होते हैं। मैं सिंपल मशीन यहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, बस मैं ये जान लो कि जो जॉइंट होता है उसी के अक्रॉस रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है, और उसे हम फल्क्रम बोलते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द मूवेबिलिटी, किसी जॉइंट में कितना मूवमेंट हो रहा है ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि जॉइंट कौन सा है, ठीक है। अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि जॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे जॉइंट हम बात करते हैं, एक जॉइंट है जो नॉन मूवेबल जॉइंट है जिसे हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट है। दूसरा जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है। नॉन मूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट सूचर होते हैं, क्रेनियम में पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, ये हमारी वर्टिब्री के बीच में, दोनों वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो फाइब्रस जॉइंट है, सॉरी वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। फिर आता है साइनोवियल जॉइंट, जो मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, उसे हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। उसमें जॉइंट के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। दोनों तरफ से साइनोवियल मेम्ब्रेन उसको कवर करती है, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाला जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, और इट इज फुल्ली मूवमेंट अलाउ करने वाला जॉइंट है। कितने तरह का होता है, कहां कहां पाया जाता है, मैक्सिमम मूवमेंट इन्हीं जॉइंट की वजह से होता है। जैसे कि हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हमारा ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट है, ठीक है। हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट है, कहां प्रेजेंट है भाई, हमारे नी में प्रेजेंट है। पाइवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट है, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट था, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। पाइवोट जॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल्स यानी हमारी जो रिस्ट की बोन्स है उनके बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, तो हमारी रिस्ट और हमारे पाम की जो बोन्स है इनके बीच में सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। कार्पल, मेटाकार्पल एंड ऑफ थंब, थंब की ये सैडल जॉइंट है, थंब की कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो है ये सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है।
डिटेल में जब हम ईयर लॉन्ग कोर्स में सारे ज्वाइंट का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखते हैं, यहाँ अभी इसकी जरूरत नहीं, यहाँ केवल हमें इस एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाला जो ज्वाइंट है वो साइनोवियल ज्वाइंट है, जो मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर आते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल्स एंड स्केलेटन। तो सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा इम्यून सिस्टम खुद ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे जॉइंट्स को इन्फ्लेमेट करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, जिसे हम माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। यहाँ पर सॉरी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऐसा एंटीबॉडीज बनती हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डैमेज करते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उनको डैमेज करते हैं, जिससे न्यूरॉन से आने वाला स्टिमुलस मसल्स में नहीं जा पाता। मसल्स में नहीं जा पाता तो उससे क्या होता है, मसल्स में पैरालिसिस होती है, वीकनिंग होती है, डीजनरेशन होता है, और उस कंडीशन को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। दूसरा मैं बता रहा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारी बॉडी ही ऐसी एंटीबॉडीज बनाती हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, उसे रूमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। वो भी इसका एग्जांपल है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिंपल आर्थराइटिस नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रिलेटेड टू जॉइंट्स। नेक्स्ट आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जेनेटिक डिजीज है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाला जीन यदि इनएक्टिव है या प्रेजेंट नहीं, हालांकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन सबसे बड़ा जीन है, इसमें लगभग 2.4 मिलियन कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद होगा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रोटीन नहीं बन पाता तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटैनी, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में पाया जा रहा है ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम है, उसकी वजह से मसल्स को कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं तो रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन, जिसे टिटैनी कहते हैं। आर्थराइटिस में हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस का डेवलप होना, आर्थराइटिस। जनरली हम इसको जोड़ों का दर्द कहते हैं, और जब भी जोड़ों के दर्द की बात होती है तो याद रखना, जोड़ों का दर्द जो है, आर्थराइटिस में पेन जो है ना, वॉक करते समय या मोशन के समय नहीं होता, आप रेस्ट से जब मोशन में आते हो तब ये पेन फील होता है, ठीक है। टर्निंग फ्रॉम रेस्ट टुवर्ड्स मोशन, तो उसे आर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बेसिकली फीमेल्स को ये जो है डिजीज अफेक्ट करती है 40 या 45 के ऊपर। जब इस रेंज में फीमेल्स पहुंचती हैं तो उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसबैलेंस होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड थिकनिंग ऑफ बोन्स इन फीमेल्स। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल डिक्रीज होता है तो बोन्स ज्यादा पोरस हो जाती है, उनकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, हम बोल सकते हैं कि बोन्स ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिससे कि आसानी से ब्रेक कर सकती हैं, और हल्का सा भी उस एज में जनरली फीमेल्स को पता भी नहीं चलता, और किसी भी हल्के से भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें फ्रैक्चर हो सकते हैं, कॉमन कॉज। तो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, और कॉमनली ये डिजीज मेल में बहुत रेयर देखी जाती है, मेनली फीमेल्स में देखी जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलेटेड मेनली विद फीमेल्स। नेक्स्ट आता है गाउट। गाउट क्यों होता है? अगर किडनी का डिसफंक्शन हो रहा है, किडनी अपने नॉर्मल लेवल पे काम नहीं कर पा रही है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ब्लड में घूमते घूमते जाके इन साइनोवियल जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और साइनोवियल जॉइंट पे डिपॉजिट होते हैं, जब इन बोन्स में मूवमेंट होता है तो ये फ्रिक्शन कॉज करते हैं, और फ्रिक्शन कॉज करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? गाउट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का गठिया है, आर्थराइटिस भी गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी गठिया है, गाउट भी गठिया है, लेकिन तीनों के रीजन अलग अलग है। मैंने अभी बताया रूमेटिक आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, गाउट जो है ये रीनल डिसफंक्शन की वजह से यूरिक एसिड का डिपोजिशन है। तीनों में ही, ठीक है, तीनों में ही जो है जॉइंट पेन देखने को मिलता है, लेकिन तीनों के कॉज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें काफी
समझ में आया होगा जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिखे हुए हैं। हालांकि मैंने कोशिश किया है